बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अरबला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आज आप सबको जुम्मा भी बहुत बहुत मुबारक हो जी। आज चूँकि वीकेंड भी होता है, जुम्मे का दिन होता है, लेकिन उसके साथ साथ हम कोशिश करते हैं कि वीक के एंड के ऊपर मुख्तलिफ टॉपिक्स जो ऐसे हों जो हमने पूरा वीक जिस पे बात भी की है उसको ज़रूर प्रोग्राम में शामिल करें। बिकॉज़ आई बिलीव कि इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल या मौजूदा सूरत हाल हम मुल्क भर में देख रहे हैं वो सैलाब है। लेकिन चूँकि हम सैलाब से रिलेटेड जो इशूज़ हैं, चैलेंजेस हैं, उस पर बारहा बात कर रहे हैं और करनी भी चाहिए और मुसलसल करेंगे भी। लेकिन इससे रिलेटेड ही एक आज हमने इसकी एक अलग तो नहीं कह सकते, इसी की एक शाख के मुतल्लिक जो कि चैरिटी है। आज दुनिया भर में चैरिटी डे जी सेलिब्रेट किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में जो मौजूदा हम सैलाब से रिलेटेड इशूज़ की बात करें या सैलाब ज़दा इलाकों की बात करें तो हमें ये शिद्दत से एहसास दिला रही है कि वाकई जो चैरिटी है या खिदमत है इंसानियत की सबसे बड़ी मौजूदा वक्त की ज़रूरत है। दरिया चनाब, सतलुज, रावी और ये जो आने वाला हालिया तूफ़ानी रेले हैं, इन्होंने लाखों अफराद को बेघर किया है, बेयारो मददगार कर दिया। और पंजाब में अगर हम बात करें अब तक 35 लाख से ज़ायद अफराद जो हैं वो मुतासिर हुए हैं। फिर हम देहात जो मुख्तलिफ इलाकों के हैं, इर्द गिर्द हैं, आबादियाँ हैं, उनके मुतासर होने के हवाले से बात करें। और फिर जो जानी और माली नुकसान है उसकी तो कोई कंपनसेशन कुछ भी नहीं, जो मर्ज़ी हम कर लें उसकी कोई कंपनसेशन नहीं है। ऐसी सूरत हाल में जी आज के दिन भी इस इम्पोर्टेंस के हवाले से भी बात करेंगे कि महज हम जो इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं ऐसे मौक़ों के ऊपर जब हम अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो कितने सारे चैलेंजेस और लोग कितने परेशान हैं, जिनका माल मवेशी, जिनका घर, जिनकी फसलें सब इस सैलाब की नज़र हो गया। उनके लिए इस वक्त ये जो खिदमत का जज्बा है वो कितना ज़रूरी है उनके लिए करना। और चाहे अद्वियात हों, रिहाइश से रिलेटेड जो इशूज़ हैं या जो भी मामलात हैं, उन सब पे आज हम बात करेंगे। और ऐसे में जी हमारे मुल्क के अंदर जो फलाही तंजीमें काम कर रही हैं चैरिटी से मुतल्लिक, उनको हम हमेशा खिराज तहसीन पेश करते हैं। और जहाँ पर अल खिदमत फाउंडेशन का जिक्र आए, हम बारहा इनके रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाते भी हैं, इनके काम के हवाले से भी बात करते हैं। इनफैक्ट मेरा ख़ुद भी बहुत दफ़ा इनके मुख्तलिफ़ साइट्स पे जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ जी। मेमोरी आगोश सेंटर हम लोग गए थे, हमने वहाँ पे भी इस हवाले से काम किया था। लेकिन आई बिलीव कि इन लोगों को ऐसे मौक़ों के ऊपर जब रिकग्निशन भी मिलनी चाहिए और अप्रिशिएट भी करना चाहिए। आज हम इस पे बात करेंगे। हमारे साथ सैयद वकास जाफरी साहब मौजूद हैं, सेक्रेटरी जनरल अल खिदमत फाउंडेशन के। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। सेम हियर। इसके साथ साथ जी हमारे साथ अमजद महमूद अमजद साहब मौजूद हैं जो आलमी फलाही तंजीम हेल्पिंग हैंड्स है, उसके रिलीफ एंड डेवलपमेंट के डायरेक्टर प्रोग्राम्स भी हैं। उनको भी हम खुश आमदीद करेंगे। हम सब बहुत शुक्रिया आपका भी। आप दोनों को तो पहले मैं अपने प्लेटफॉर्म से ख़ुद भी वजाते हैं, क्योंकि इस वक्त जो भी हम सूरत हाल इस मुल्क के अंदर देख रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट कि आप लोग जो काम कर रहे हैं बड़ा बेलॉस होके कर रहे हैं आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशंस। जाफरी साहब आपसे आगाज़ करेंगे। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल जो है कुछ अच्छी नहीं है। अभी हमने पंजाब में जो देखा है और आगे सिंध वाला मामला जो चल रहा है कि यहाँ पर भी काफ़ी अफेक्ट हो रहा है, क्या अभी ओवरव्यू आप दे सकते हैं ताज़ा तरीन सूरत हाल का? यानी इसमें जो सूरत हाल ज़रा ज़्यादा मुतासिर हुई है वो ये है कि हम तवक्को ये कर रहे थे कि पानी का रेला सतलुज और रावी से आगे निकल कर जो है कि वो अब सिंध की तरफ जाएगा। अगरचे वो अपनी रफ्तार से जा रहा है और इस वक्त आपका यानी हम समझते हैं कि जनूबी पंजाब ज़्यादा हिट हो रहा है, लेकिन पीछे से पानी के मज़ीद रेले जो है वो ना सिर्फ दरिया सतलुज के अंदर आए हैं और दरिया रावी के अंदर भी आए हैं। और उसके साथ साथ जो है कि इस वक्त जो है जो अर्बन फ्लडिंग है, आपको शायद इल्म में हो कि कल जो है गुजरात के अंदर बहुत शदीद अर्बन फ्लडिंग हुई है और बारिश भी हुई है सबसे ज़्यादा। रात ही जो है कि हमने कश्तियों का बंदोबस्त किया है और फौरी तौर पर जो है हमने वहाँ पहुँचाई हैं। तो इसका मतलब ये कि थोड़ा सा मौसम का जो पैटर्न चेंज हुआ है। अच्छा देखिए, सैलाब पहले भी आते थे और इस तरह के मौसमी जो है, लेकिन आपने देखा है कि इस मरतबा ये सब इकट्ठे हो गए। यानी आप यानी क्लाउड बस्ट, अच्छा फ्लैश फ्लडिंग, अर्बन फ्लडिंग, अच्छा और उसके साथ साथ जो है आप ये हमारे जो अच्छा और पहले एक और ये भी था कि किसी एक का दरिया में आता था, लेकिन इस वक्त जो है कि बैक वक्त जो है कि रावी, सतलुज और चनाब तीनों बिखरे हुए हैं। अच्छा और उसके साथ एक मसला आबी जारहियत की भी है कि जो हमारा हमसाया है
यानी वो आपको पता है कि वो उसको एज अ टूल भी इस्तेमाल करता है, एज अ वेपन भी इस्तेमाल करता है। तो यूँ समझ लीजिए कि इस वक्त एक बड़ा हम समझते हैं कि एक कौमी जो है कि आजमाइश का मौका है इस वक्त जो है कि न सिर्फ हुकूमत और जो रियासती इदारे हैं बल्कि उसके साथ जितनी भी ये तंजीमें और हत्ता कि अवामी सतह पर भी इस बात की ज़रूरत है कि कोऑर्डिनेटिव एफर्ट के साथ जो है हम आज के दिन अपने इस अज़म को दोहराएं कि जो वर्ल्ड चैरिटी डे है कि ज़ाहिर है इसमें एक कंट्रीब्यूशन तो उनका कि जिन पर लोग एतमाद करते हैं बिलाशुबा, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम अप्रिशिएट करते हैं पाकिस्तान के अवाम को भी। ये मैं बात इस मौके बताना चाहूँगा कि 2025 की वर्ल्ड गिविंग रिपोर्ट अभी रिलीज़ हुई है और गल्फ़ न्यूज़ ने उसको कोट किया है। उसके मुताबिक पाकिस्तान दुनिया में टॉप 20 मुल्कों में शामिल है जो चैरिटी करते हैं। यानी हम समझते हैं कि हम बड़े, हमारी बहुत सारी कमजोरियां हैं पाकिस्तान के मुताबिक, लेकिन ये बड़ी स्ट्रेंथ है हमारी। ये अब मैं इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट बता रहा हूँ कि पाकिस्तान 17वें नंबर पे आ रहा है, यानी इसका मतलब टॉप 20 में। हालांकि हमारे यहाँ जो माशी हालात है इसके बावजूद। अच्छा, और मैं आपको बताऊँ कि देखिए यानी अभी तो इस वक्त हम सैलाब से गुजर रहे हैं, इससे पहले पिछले 2 साल से फ़लस्तीन का मामला है। हमें इसका अंदाज़ा है कि लोग अभी तक उस कॉज से कमिटेड हैं, यानी इसका मतलब है पाकिस्तानी, आम पाकिस्तानी, हमने जितनी कुर्बानी पाकिस्तान में की है नीडी लोगों के लिए, पाकिस्तानियों ने उतनी कुर्बानी फ़लस्तीनियों के लिए दी है। यानी पाकिस्तानी लोग सिर्फ अपने दुखों को जो है कि सिर्फ महसूस नहीं करते बल्कि दुनिया के अंदर जहाँ भी कोई आजमाइश होती है तो मेरा ख्याल है कि ये हमारी स्ट्रेंथ है। इस मौके पर हमें अपनी कौम को खराज तहसीन पेश करना चाहिए और उनको वो करना चाहिए। नहीं, ये बड़ी आपने अच्छी बात की है। एग्जैक्टली जो लोग एक वसीला तो बने हुए हैं लेकिन जो इसमें कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करें वो भी उतने ही अप्रिसिएशन के मुस्तहिक हैं। अच्छा, हम सब ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से भी मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप हमें बताएं कि इस वक्त आप लोग कहाँ कहाँ ऑपरेट कर रहे हैं, और ज़ाहिर है मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, सबकी आपस में हमांगी भी होगी, कोलैबोरेशन भी होगी, और ये वही वक्त होता है जब आप जैसी ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, बढ़कर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वी ऑल नो कि हुकूमत के पास बड़े लिमिटेड मसाइल हैं, इदारों के पास है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन समहाउ एक बहुत बैकबोन की हैसियत रखती हैं इस डिज़ास्टर में। जी बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो शुक्रिया आप लोगों ने हमें इनवाइट किया ताकि हम अपनी बात यहाँ आपके सामने रख सकें। मैं जाफरी साहब की बात को आगे बढ़ाऊँगा। इन्होंने तो पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में बताया कि लोग यहाँ पे चैरिटी करते हैं और हम एक आलमी सतह पे हमारा एक नाम है और एक हमारी रेटिंग है। यहाँ मैं आपको एक और पहलू की तरफ तवज्जो दिलाना चाहूँगा, वो ये है कि पाकिस्तान के वो लोग के जो बैरून ममालिक हैं, अमेरिका, USA, कनाडा वगैरह, वहाँ जाके भी ये लोग पाकिस्तान को नहीं बोलते। और हेल्पिंग हैंड फॉर रिलीफ एंड डेवलपमेंट का जो बनने का और जो इसका यानी इनिशिएशन थी 2005 के बाद जब अर्थक्वेक आया था, तो यही वो पाकिस्तानी लोग हैं जो USA में, कनाडा में, उन लोगों ने मिल के ये तंजीम बनाई है। बिल्कुल सही। और पे बैक टू द कम्युनिटी के कंसेप्ट के तहत वो लोग पाकिस्तान की हर मुश्किल में जो है ना वो कंट्रीब्यूट करते हैं। अब 2005 का जब ज़ल्ज़ला आया तो USA में मुकीम पाकिस्तानी ने $15 मिलियन का जो है ना इनिशियली अनाउंसमेंट की और $17 मिलियन जो है ना हेल्पिंग हैंड के प्लेटफॉर्म से हमने इस काम को अर्थक्वेक के रिहेबिलिटेशन के लिए हमने उसको किया। बिल्कुल सही। फिर 2010 में हमने $10 मिलियन को जो है ना वो कंट्रीब्यूट किया। उसके बाद 2022 में $15 मिलियन का जो है ना हमने अनाउंसमेंट की और उसमें भी हमारे $17 मिलियन जो है वो हमने कंट्रीब्यूट किया। सही। तो यानी पाकिस्तानी ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में कहीं भी वो पाकिस्तान को नहीं बोलते, पाकिस्तान को याद रखते हैं, हर मुश्किल वक्त में कंट्रीब्यूट करते हैं। और हालिया जो अभी जो फ्लड है इसके लिए हमने $50 मिलियन हमने उसका 50 मिलियन उसको हमने अनाउंसमेंट की है। इंशाल्लाह ये हम रिलीफ का काम हम 17 डिस्ट्रिक्ट्स में इस वक्त हम मौजूद हैं। वहाँ पे हम हेल्थ केयर, वहाँ पे हम कुक्ड फूड, इसके अलावा हमने क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और इस तरह की हमारी एक्टिविटीज़, और छोटा सा हमने ये टेंट विलेज भी काम किया। तो ये सारी कंट्रीब्यूशन उन लोगों की जो बाहर हैं इस वक्त, और वर्ल्ड चैरिटी डे पे हम उनको एक्नॉलेज भी करते हैं, उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। बिल्कुल सही कि वो हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान को याद रखते हैं। नहीं, आई सो एग्री विद दैट कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की बड़ी कंट्रीब्यूशन रहती है जी। पाकिस्तान में जब भी कोई अल्लाह न करे इस तरह का मामला होता है तो अब जो लोग वहाँ पर रहते हैं उनकी डोनेशंस हो, उनकी चैरिटी वाला मामला हो या उनकी वैसे भी एक सपोर्ट हो, वो रहती है। अच्छा जाफरी साहब,
जैसे हम इस तरह के डिज़ास्टरों में देखते हैं कि पहले तो हमारे फ़ेज़ 1 यही होता है कि रेस्क्यू किया जाए लोगों को और फिर हम उनके रिहेबिलिटेशन की तरफ जाते हैं और मामलात होते हैं। इस वक्त आप लोग किस फेज़ में हैं? बिकॉज बहुत सारे इलाकों में स्टिल जहाँ जहाँ से पानी गुजर रहा है वो इफ़ेक्ट हो रहे हैं, तो रेस्क्यू की कार्रवाइयाँ तो अपनी जगह रहेंगी। इस वक्त तो हम दोनों काम कर रहे हैं, यानी रेस्क्यू और रिलीफ। ठीक है, यानी रेस्क्यू रिलीफ। देखिए ना, वो जो मैं अभी आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा था कि इसमें ऐसा मौका ही नहीं आ रहा कि अगर पानी का रेला गुजरता है तो बारिश आ जाती है, अच्छा उसके बाद पानी खड़ा हो जाता है। तो आप जो है कि वो यानी आमतौर पर तरतीब ये होती है कि पहले रेस्क्यू होता है, फिर रिलीफ है, फिर रिहेबिलिटेशन है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि इस वक्त अभी तक अगले चंद दिन जो है हमें ये दोनों काम बैकवर्क करने पड़ेंगे कि रेस्क्यू के लोगों को जो है कि निकालना। मिसाल के तौर पर सूरत हाल ये है कि इस वक्त मतलब पानी में जो घिरे हुए लोग हैं, यानी इस वक्त यानी हुकूमत पंजाब के मुताबिक 3000 से ज़ायद देहात इस वक्त जो है वो मुतासिर हो चुके हैं और लाखों एकड़ ज़ेर काशराजी आ गई। यानी इस वक्त एक बड़ा बहरान हमें आ रहा है जो है कि अजनास का आएगा कि ज़रा आपका इस वक्त जो है कि हमारी क्रॉप्स का ये मरकज़ी एरिया है जिसमें गंदम है, जिस जनूबी पंजाब में कपास है, इस तरह चावल है, यानी ये आपका शेखुपुरा, नारोवाल, सियालकोट, ये सारा चावल की बम्बर क्रॉप्स यहाँ से होती हैं। तो इस वक्त जो है कि ये दोनों काम किए जा रहे हैं कि एक तरफ तो यह है कि लोगों को मुमकिन हद तक जो है कि ये हम इस पर अल्लाह का शुक्र है कि यानी जानी नुकसान कम से कम हुआ इसलिए कि लोगों को निकाल लिया गया है। और दूसरा ये कि रिलीफ का मामला, रिलीफ के में ये होता है कि कई यानी एक तो है कि आपने उनको फूड फराहम करना है, इधर एक वो आप खाना देना है, इधर ये तमाम तंजीमें अलखिदमत समेत जो है कि पहला काम तो ये करिए कि जहाँ जहाँ ये लोग इकट्ठे हो चुके हैं या मिसप्लेस हुए हैं हम उनको एक जगह पर इकट्ठा करके खाना दे सकें। अच्छा, एक और चीज़ बहुत अहम है इस मरले पर कि इन इलाकों में मवेशी भी उतने ही अहम है जितने के इंसान। यानी आपको याद होगा एक ज़माना होता था कि जानवर के मरने पर लोग ताज़ियत करते थे इसलिए कि उनकी इकॉनमी का ये बड़ा बुनियादी एरिया होता था। इस वक्त जो है कि हम जो है कि उनको यानी जो है कि ताज़ा चारा भी फराहम कर रहे हैं। मैं 2 दिन पहले जो है कि गंडा सिंह वाला गया था तो वहाँ एक तरफ जो है कि हम खाना फराहम कर रहे थे यानी हॉट मील जो आम आबादी को, और दूसरी तरफ जो है कि हम बोरियों में जो है कि ताज़ा चारा जो कि उनके जानवरों के लिए फराहम कर रहे थे। ये चीज़ मौजूद है। तो इस तरह जो रिलीफ के अंदर है, अब जहाँ पानी खड़ा है वहाँ बाइस तरह से ये एपिडेमिक और ये हैज़े की चीज़ें और इस तरह की चीज़ें जो शुरू हो गई हैं, तो आपको अब सबको मिलकर जो है ये काम करना है। ये भी एक उसमें जो है कि रिलीफ के अंदर शामिल है कि आप बैकअप सपोर्ट दें मेडिकल के हवाले से। तो ये तीसरा काम है जो कि किया जा रहा है। तो गोया मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला यही है कि जहाँ जहाँ लोगों को निकाला जा सकता है निकाला जाए। इस वक्त रेस्क्यू 1122 है, PDM में है, इसमें ये 2 इदारे बहरहाल एक ऐसे हमारे कौमी इदारे हैं कि उनके साथ हम समझते हैं कि इस वक्त ज़्यादा ज़रूरत है। अलखिदमत ने जहाँ तक जो काम किया है वो ये है कि इस वक्त हम कुछ 31 प्लेसेस पर यानी लाहौर से लेकर और आप समझ लीजिए कि अपने जनूबी पंजाब तक 31 मकामात पर हम मौजूद हैं ज़रूरी साजो सामान के साथ। और ये चीज़ें जो मैंने आपको गिनवाई हैं हम कोशिश कर रहे हैं मुमकिन हद तक। ज़ाहिर जितना बड़ा ये डिज़ास्टर है या जितनी बड़ी आफत है तो उसमें किसी एक तंजीम के बस की बात तो नहीं है। ये सब मिलजुल कर जो है कि मेरा ख्याल है कि काम करेंगे तो हम इस मरले से जो है कि ओहदा बरा होने में कामयाब हो सकें। यू सो राइट कि ये किसी एक तंजीम या इदारे का काम नहीं है, इसमें सबको इकट्ठा होना पड़ेगा और है भी। आई बिलीव अंशु साहब ये जो अभी बात कर रहे हैं आप थोड़ा सा हमें अपनी साइट्स के हवाले से भी बताइएगा और मैं जो भी यहाँ पे तंजीमें आ रही हैं मैं उनसे ज़रूर जानना चाह रही हूँ कि वहाँ पर चूँकि आप लोग ऑन साइट मौजूद हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पर लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है। एक तो आपने मील्स का जिक्र किया, लेकिन बहुत सारे लोग कुछ कैश की फॉर्म में डोनेशंस दे रहे होते हैं, कुछ कोई सामान लेकर देना चाहते हैं, तो क्या नेसेसिटीज़ हैं वहाँ पर बेसिकली, उस हवाले से भी बताइएगा। जैसे मैंने तज़किरा किया कि $5 मिलियन की हमने इब्तदाई तौर पे वहाँ हमने एक यानी फ़ंड कायम किया है USA में। इसके साथ साथ हम जो है ना फील्ड में जो ज़रूरियात हैं उनको हम एड्रेस करने की कोशिश करें। इस वक्त जो जैसे जाफरी साहब ने बात की कि लोगों को रेस्क्यू करना, उनके लिए ज़रा बुनियादी खाने पीने की सहूलियात हों। हाइजीन का बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे। ज़रा जैसे ऐसी सूरत हाल होती है, पानी जमा है, उसकी वजह से मच्छर और दीगर जो चीज़ें बीमारियाँ फैलती हैं। मेडिकल एड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उसके साथ साथ जो है वो साफ़ पीने का पानी, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर पानी साफ़ नहीं पिएंगे तो फिर बहुत सारी बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं। तो ये बुनियादी 3-4 चीज़ें। और शेल्टर, ज़ाहिर है कि लोग अब 25-30 हज़ार यहाँ रावी के किनारे जो घर हैं वो अभी तक पानी में हैं। तो आप ख़ुद सोचें कि वहाँ से जो आबादी बाहर आएगी तो उनको कहाँ पे रहना है। टेंट विलेज और इस तरह की बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है और मिलजुल कर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंटरनेशनल NGOs के हवाले से मैं बात कर लूँ कि पाकिस्तान में सर 150 से ज़्यादा NGOs काम कर रही हैं। उनकी यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है जिसको पाकिस्तान ह्यूमैनिटेरियन फोरम के नाम से
और वहाँ पे सारी NGOs बैठ के कोऑर्डिनेशन करती हैं, आपस में प्लानिंग करती हैं और फिर कोऑर्डिनेटेड एफ़र्ट्स की जाती हैं। लोकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिल के काम करते हैं हम लोग, ताकि इस तरह की जब एफ़र्ट्स होंगी। 2005 का ज़लज़ला हम बार बार इसलिए तज़किरा कर रहे हैं कि उस वक्त कौम का एक जज्बा था, लोगों ने बहुत ज़्यादा उस वक्त चैरिटी की थी, बहुत ज़्यादा वॉलंटियर किया था और काम किया था। अब भी इस वक्त ज़रूरत है, चूँकि इस वक्त जो तबाही है सैलाब की बहुत वसी रकबे के ऊपर है, 3-4 दरिया बिफर गए। और एक में यहाँ पे एक ज़रूर UN की एक रिपोर्ट आई है इस वक्त, उनका एक इदारा है माहौलियात के हवाले से, उन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज़ की है कि ये जो क्लाइमेट चेंज, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हर साल 357 अरब डॉलर का नुकसान एक डेवलपिंग कंट्री में हो रहा है। और ये जो मौसमी सूरत हाल है ये आगे मज़ीद ख़राब होती जा रही है। नेक्स्ट ईयर की जो प्रेडिक्शन है वो ये है कि 20 से 22% बारिशें मज़ीद ज़्यादा होंगी। तो इस मौके पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमें मिल के इसके तदारक के हवाले से भी काम करना चाहिए कि हम किस तरह से हम इस चीज़ को फ्यूचर में कोप अप कर सकते हैं। बिल्कुल सही। गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म इसकी प्लानिंग करे, दीगर स्टेक होल्डर्स के साथ बैठाए, ये जो जंगलात की कटाई है इसको रोकना चाहिए, दीगर जो हम सेफ्टी मेजर करते हैं वो करें और मिलजुल के इस काम को इंशाल्लाह हम जो है ना इसकी शिद्दत को कमी ला सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। सैयद वक़ार साहब, अभी इन्होंने 2022 के सैलाब का जिक्र किया, आप लोग चूँकि तब भी बड़े एक्टिव रहे हैं, अब क्या चैलेंजेस और जो तबाही हम इस वक्त देख रहे हैं, जैसे आपने कहा कि पहले तो एक दरिया में आया तो सैलाब आया या इस तरह की सूरत हाल बनी, इस वक्त हम 3 दरियाओं का जिक्र करें जो कि भिपरे हुए हैं और अभी तक वो कंट्रोल में नहीं है, और दूसरी जानिब इंडिया भी पानी छोड़ रहा है। जो तबाही आपने 2022 में या वहाँ पर मुश्किलात देखी थी, क्या ये उससे ज़्यादा वर्स्ट हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं? देखिए, हमें इन्हीं से साबका तजर्बात से सीखने की और जो है कि उसकी रोशनी में हमें इक़दाम करने की ज़रूरत है। वो हम क्रिकेट में कहते हैं ना कि एक वक्त था कि जब टेस्ट क्रिकेट बहुत पॉपुलर थी 5 दिन की, उसके बाद वनडे का दौर आया, अब T20 है। अच्छा, हर चीज़ की रफ्तार बहुत तेज़ हो गई है। पहला सैलाब यानी ये तो गिनवारे चले, मैं कहता हूँ 2000 के बाद 2010 का सैलाब था, बिल्कुल बिल्कुल, फिर उसके बाद 2022 में आया और अब 2025 के अंदर आ गया। यानी इसका मतलब है कि ये ड्यूरेशन कम हो रहा है, बहुत कम होती है। और हमें NDMA के चेयरमैन की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, वो कह रहे थे कि अगले साल बारिशें मामूल से ज़्यादा होंगी। पाकिस्तान में बिल्कुल पंजाब के अंदर मानसून अब दूसरा महीना गुजर गया, ख़त्म ही नहीं हो रहा। वरना आमतौर पे तो जुलाई होता था, जुलाई पूरा गुजर गया, अगस्त पूरा गुजर गया, सितंबर की पहला जो है कि आप देखें दिहाई अभी ना वो अशरा गुजर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो यानी जो है कि क्लाइमेट पैटर्न चेंज हुआ है, यानी इस पर कुछ चीज़ें हैं जो आलमी सतह की हैं। ये जिस तरह पाकिस्तान अपना मुकदमा लड़ता है कि कार्बन एमिशन के अंदर हमारा रोल जो है कि वो यानी 0.0% है, लेकिन उसके यानी जो हमें फेस करना पड़ रहा है वो हम कितना ज़्यादा। अच्छा, इसी तरह ये देखिए कि दुनिया कितना आगे बढ़कर आ रही है कि कैलिफोर्निया के अंदर आग लगती है तो 15 दिन तक जो है कि वो हेडलाइन न्यूज़ होती है। और इस वक्त आलमी सतह पर पाकिस्तान की इसकी कोई वो नहीं है, एक आध खबर छोटी सी लग जाती है। इसका मतलब ये है कि इस मुल्क में, इन तरक्की याफ्ता मुल्कों के अंदर, तरक्की पजीर ममालिक के अंदर जो है कि खबर जो है कि कोई बड़ी खबर नहीं है। तो हमें बहरहाल मिलजुल कर अपनी चीज़ों को खुद संभालना है। मैं 3 चीज़ों की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराऊँगा कि सबसे पहली चीज़ है हुकूमती ज़िम्मेदारी। देखिए, वो है गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जब तक गवर्नमेंट जो है अपनी ज़िम्मेदारी नहीं लेगी, हम कितनी बड़ा काम भी कर लें, कितनी बड़ा हम अपने दावे भी कर लें, तो ये जो है कि किसी मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। दूसरी चीज़ है अवामी बेदारी, यानी पब्लिक अवेयरनेस, कि इस बात की ज़रूरत है कि इस वक्त जो सारी चीज़ चेंज हो रही है, आप इसको देखिए। मैं जब तालिब इल्म था तो मैं 5वीं जमात से पहले स्काउट था। पता नहीं अब किसी को याद है, गर्ल गाइड और स्काउट जो है ये होते थे बच्चों बच्चियों के लिए। और मैं 9th तक जो है कि मैं स्काउट्स के कई कोर्सेज कर चुका था, जिसमें आग से बचाना, अच्छा जो है कि रस्सियों को किस तरह इस्तेमाल करना है, लकड़ियों के ज़रिए ज़िंदगी कैसे बचानी है, ख़ुद जो है कि अकेले कैसे सर्वाइव करना है पहाड़ों के ऊपर, जंगल के अंदर। अच्छा, NCC होती थी, सेल्फ शहरी दिफा होती थी। ये नाम अब हमारी जो है कि याददाश्त में होते जा रहे हैं कि जिन्होंने बहरहाल एक पूरी अवेयरनेस दी थी, अब कहाँ है। यानी इस वक्त जो है कि कोई ना एक शायद सरकारी कागजात के अंदर मौजूद हो। तो इसका मतलब ये कि महज सिर्फ जो है टॉप लेवल पर इकदाम से मसला हल नहीं होगा, आपके निसाबात में ये चीज़ शामिल है। बिल्कुल। अच्छा, इस वक्त जो है कि आपके सिर्फ शॉपर जो है, वो शॉपर ने जिस तरह आपके ड्रेनेज को मफलूज करके रखा हुआ है, ये मुझे बताइए अर्बन फ्लडिंग कहाँ से होती है?
यानी आपका जितना जो है कि सिस्टम है सीवरेज का, उसके अंदर अगर प्लास्टिक का शापर मौजूद है तो आप जितने मर्जी आप अमला लगा ले, नहीं हो सकता। तो मैं कहता हूँ कि हम पूरी कौम मिलकर, यानी हुकूमत की रेट क्या कहाँ है कि हम जो है कि ना जाने हर 2-3 साल बाद सुनते हैं कि गवर्नमेंट ने बहुत इनकलाबी इक़दाम करनी है और इसमें कोई प्लास्टिक का शापर नहीं होगा। अवामी बेदारी भी है। और तीसरी चीज़ मैं ये कहता हूँ कि भाई आप जो है अपने आप को जो है रेट ऑफ द गवर्नमेंट, जिसे कहते हैं कानून की अमलदारी, भाई यानी ये जो अब एक वफाकी वज़ीर मोहतरम अगर ख़ुद ये बता रहे हैं हमें कि मैंने सकरदू से लेकर और मैं चित्राल तक आया हूँ और जितने होटल हैं वो किसी आम आदमी के नहीं हैं, एलीट के हैं, कि जो वाटर बेड्स के ऊपर और जो दरिया के किनारों पर बने हुए हैं सोसाइटीज़, ये तो लाहौर में हमने और देखा है। ये किसी आम आदमी की तो नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि वो जो तीनों बातें मैंने की हैं कि हुकूमत की जिम्मेदारी, अवामी बेदारी और कानून की अमलदारी, देखिए ये सारी चीज़ें मिलजुल कर जो है हमें इस काबिल बनाएंगी कि हम, वरना हम ये समझते हैं, देखिए इदारा जलजला आया तो हमने एरा बना दिया, बिल्कुल ठीक है। इसी तरीके से सैलाब आया तो हमने PDM NDMA बना दिया। अच्छा, फिर PDMA पंजाब। अच्छा, इस वक्त मसला क्या है? इस वक्त जो है लोकल गवर्नमेंट की सतह पर कोई निज़ाम नहीं है। PDMA के बाद नीचे आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर आपको नहीं नजर आएगा। अब आप इससे बताइए कि अब तो मसला इस वक्त लाहौर का है, गुजरात का है, इस वक्त जो कि चिन्योट का है, जहाँ पे लोकल गवर्नमेंट्स का काम है। इस वक्त मतलब मुल्तान का, वहाँ तो है ही नहीं कोई जिम्मेदार। अच्छा, आप सिर्फ DCs की मीटिंग करके, तो यानी मसला ये नहीं कि ये हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी कि हम मिलजुल कर, ये संजीदा मसाइल हैं। जब तक आप लोकल गवर्नमेंट के पास वसाइल नहीं होंगे, एम्पावर नहीं होंगे। मैं देख रहा था TV खबर कि जो ओलंपिक्स हैं जी कि जो 5 साल बाद होते हैं, उसमें जो है कि जो झंडा जब अगले मुल्क के मेज़बान मुल्क के हवाले किया जाता है, तो मेरा ख्याल था कि वो झंडा दिया जाएगा सदर को या वज़ीर आज़म को या पार्लियामेंट के स्पीकर को, तो पता लगा जिस शहर में होना था उसके मेयर को दिया जा रहा है। तो ये है दुनिया। लेकिन हम कहाँ खड़े हैं, ये वो चीज़ है जिस पर हमें सोचना चाहिए एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच सैयद वक़ास जाफ़ी साहब जी, आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ़ लाए और आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा ज़रूरी काम है। आज वर्ल्ड चैरिटी डे है जी, और पाकिस्तानी अवाम चूँकि इस वक्त हमारे बहन भाई बड़े मुश्किल में हैं, आप जितना मुमकिन हो सके कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करें। कुछ भी आप कर सकती है, आपकी छोटी सी एफर्ट किसी के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ साबित हो सकती है। तो यही मैसेज है हमारा भी। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। अब हम बात करेंगे कुछ क्लाइमेट चेंज के हवाले से। भारत की जानिब से जी दरियाए चनाब में पानी की बुलंद सतह के बायस जो बगलियार और सलाल डैम है उसके स्पिलवेज खोलने के बाद पाकिस्तान को शदीद सैलाबी ख़तरात का सामना है। दरियाओं में पानी का मुसलसल अखराज उसकी बात करें तो पंजाब में तबाही की जो कहने एक नई लहर दौड़ा दी है, जहाँ सतलुज और रावी के किनारे बस्तियाँ ज़ेरे आब आ चुकी हैं। अब मुल्तान डिवीज़न में भी सैलाबी पानी की शिद्दत से जो ज़मींदारा बंद है वो टूट गया है और लाखों अफराद नकल मकानी पर मजबूर हो गए हैं। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने जी हाई अलर्ट जारी करते हुए कसूर, ओकाड़ा, पाकपतन, बूरेवाला, आरिफवाला और बहावल नगर समेत कई अजला को रेड जोन करार दिया। और अब तक आदादो शुमार के मुताबिक पंजाब में अगर हम सिर्फ बात करें तो सैलाब 46 इंसानी जानें निगल चुका है, जबकि 35 लाख से ज़ायद अफराद बराह रास्त मुतासर हुए हैं। खेत खलियान, मवेशी, मकानात सब पानी की लपेट में और हुकूमती इदारे रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन में भी दिन रात मसरूफ़ हैं। लेकिन अब तक पंजाब में जी सैलाब से अगर बात की जाए तो बहुत सारे जो जगह हैं, ये जो आप विजुअल्स भी देख रहे हैं इसमें हमने जहाँ पे इंसानों के हवाले से बात की है वहाँ पे लाइफ स्टॉक, मवेशी, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई हैं। रिलीफ कैंप में जी 25 से 30 हज़ार लोग मौजूद हैं और 14 लाख से ज़ायद तकरीबन 15 लाख से ज़्यादा अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका है, जबकि 10 लाख से ज़्यादा जानवरों को भी महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। इसमें आज जो हम जिस पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं इस सेगमेंट में भी कि जहां पर इंसानी जान का नुकसान तो हुआ है, लेकिन फॉर द लॉन्गर रन जो लोग जिनको रीलोकेट करना है, जिनको रिहेबिलिटेट करना है, उनके सारे मामलात को कैसे मैनेज किया जाएगा और क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट विद टाइम कितना वर्स्ट होने वाला है और क्या हम उस क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट के लिए तैयार हैं। इस वक्त डॉक्टर आसिफ जावेद, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज, हज़ारा यूनिवर्सिटी मानसेरा एंड सीनियर कंसल्टेंट वर्ल्ड बैंक हमारे साथ मौजूद हैं। उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर आसिफ, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।
ये जो हम क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात कर रहे हैं, ये अभी तो हम देख रहे हैं कि ओवर टाइम जो हमारे इस तरह के डिज़ास्टर्स का ड्यूरेशन है वो बहुत शॉर्ट हो रहा है, मतलब बहुत लंबे गैप के बाद नहीं आ रहे हैं। सेकेंडली, विद ईच पासिंग ईयर हमने रेन्स की इंटेंसिटी, जो रिवर, हम इस तरह के फ्लड सिचुएशन देख रहे हैं, अर्बन फ्लडिंग देख रहे हैं, क्लाउड बर्स्ट देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें एक्सट्रीम पर जा रही हैं। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? रमला, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले आवाज मेरी आ रही है आपको क्लियर? जी जी, मुझे आ रही है। अच्छा, देखें, थोड़ा सा आप अभी इस एक साल को आप देख लें तो सिर्फ फ्लड नहीं, विंटर में हमने स्मोक फेस किया, स्मोक अभी खत्म नहीं हुआ, उसके बाद एक हेल स्टॉर्म आ गए, मतलब बड़े बड़े ओले गिरे जिसमें बहुत ज्यादा गाड़ियां तबाह हुई, पूरा नुकसान हुआ, वो खत्म नहीं हुआ। उसके बाद एक मैसिव हीट वेव्स आ गई, हीट वेव्स इस्लामाबाद में से सबसे ज्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, अब वो खत्म नहीं हुआ तो फ्लैश फ्लडिंग हिल एरियाज में आ गई, फिर रिवराइन फ्लड्स आ गए, फिर अर्बन फ्लडिंग साथ आ गई, और नुकसान आपके सामने हैं। अरमान, मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेकर जाता हूँ, हिस्ट्री में थोड़ा पीछे जाएं, 1970s में जाएं, जब पूरे इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज इकट्ठे हुए, उन्होंने क्योटो प्रोटोकॉल का फैसला किया कि हमने कार्बन की एमिशंस को या ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशंस को हमने कम करना है, और हमने इसको 1992 के लेवल पे लेकर आना है। उस वक्त अगर आप देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स ने बैकआउट किया, साइंटिफिक अनसर्टेनिटीज का नाम देकर और पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज की वजह से उसने बैकआउट किया, फिर पेरिस अकॉर्ड से भी बैकआउट हुआ, तो उसमें तकरीबन 30 इयर्स गुजर चुके हैं। अब देखें, अगर उस वक्त ही अच्छे फैसले हो जाते, और उनका ऑस्ट्रेलिया ने भी बैकआउट कर दिया अमेरिका की देखा देखी, और यूएस वाज द बिग पोल्यूटर ऑफ द वर्ल्ड एट दैट टाइम। अब चाइना लीड ले चुका है, नंबर 2 पे अमेरिका है, नंबर 1 पे चाइना है। तो जब बिग पोल्यूटर ही क्योटो प्रोटोकॉल को ये जो उसकी मेजर्स लेनी चाहिए मिटिगेशन की वो नहीं करेंगे, तो वे डू अदर स्टैंड्स। तो बाज़ औक़ात जो पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, साइंटिफिक अनसर्टेनिटीज का नाम देकर आपने मतलब दुनिया को उस दहाने पे पहुंचा दिया कि नाउ हम ये तमाम कंसिक्वेंसेस फेस कर रहे हैं, और शायद ये ना होते अगर अच्छे फैसले उस वक्त कर लिए जाते। और सेम इज द केस राइट नाउ इन पाकिस्तान। व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ, हम भी मतलब एक डिफरेंट सिनेरियो में, पहले तो हम इस इशू को डिस्कस करते नहीं, जब डिजास्टर आ जाता है फिर हम इसको डिस्कस करना शुरू कर देते हैं, फिर हम मतलब हर बंदा अपनी राय भी देता है, साइंटिस्ट भी आगे आ जाते हैं, पॉलिटिशियंस भी आगे आ जाते हैं, हम कहते हैं कि भाई हमने ये कर देना है, लेकिन जब ये फ्लड्स खत्म हो जाएंगे मेरा नहीं ख्याल कि कोई बंदा इस इशू को इसके बाद डिस्कस भी करेगा। फिर डेफिनेटली यहाँ पर हम चीज़ों को पोलिटिसाइज भी कर देते हैं। मतलब आप देखें, हमें मिल के अर्मिला इन तमाम चीज़ों का हल निकालना चाहिए, क्लियर कट, तमाम साइंटिस्ट इकट्ठे हों, तमाम पॉलिटिशियन इकट्ठे हों, ना कि हम इन चीज़ों को भी पोलिटिसाइज कर दें। अभी आप देखती होंगे अक्सर औकात लोगों को डैम्स बड़े पोलिटिसाइज होंगे, डैम्स बनने चाहिए, नहीं बनने चाहिए, मतलब ये तमाम मतलब बनने चाहिए, नहीं बनने चाहिए। देखिए, सोल्यूशंस हमें चाहिए, हमारे पास क्या सोल्यूशंस है, और हम क्या डैमों की बात करते हैं, हमारे पास डैम है कहाँ? और मिला आप देखें अमेरिका में 90,000 प्लस डैम्स हैं, चाइना हमारा नेबरिंग कंट्री है, वहां पर तकरीबन कोई 90,000 डैम्स हैं, इंडिया हमारा नेबरिंग कंट्री 5,000 प्लस डैम्स हैं, पाकिस्तान के पास तो मिला के तमाम जो रिजर्वायर्स या जो वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर्स मिला के छोटे बड़े 150 तक नहीं पहुंच रहे टोटल। तो हम क्या कह रहे हैं, और फिर मेगा डैम देख लें तो आपके 2 हैं, तो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, डैम बनने हैं, हमारे पास तो है ही नहीं डैम ऑलरेडी। और ऊपर से डॉक्टर आसिफ, मेरा आई बिलीव कि हम अभी ये जो डिस्कशंस कर रहे हैं मुख्तलिफ, मैं अभी मुसलसल हम बात करें, एक नैरेटिव है जो कि समहाउ कंफ्यूजिंग है, कि हम एक तरफ डैम्स या पानी के फ़्लो की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि हम इसके लिए इक़दामात क्या करें। एटलीस्ट हमें कुछ तो सोल्यूशन करना है। हम अभी तक इसी डिबेट में हैं कि हमें करना क्या चाहिए। आफत हमारे सर पे खड़ी है और आ रही है हर साल मुख्तलिफ शक्लों में, जैसे अभी आपने हेल स्टॉर्म का जिक्र किया, बारिशों का जिक्र कर रहे हैं, तो ये तो आफत आ गई और अभी तक हम इस डिबेट से नहीं निकल पा रहे हैं कि हमने करना क्या है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, हमारा जो आम मत है, मैं इसी तरफ आ रहा था, हमारा जो कॉमन मैन है, जो इफेक्टी है, हाँ, वो बेचारा बड़ा कंफ्यूज्ड है कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। देखिए अर्मिला, फ्लड्स के अगर आप देखें ना, तो फ्लड्स को भी मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करूंगा, एक रिवराइन फ्लड है और एक फ्लैश फ्लड है, जो कि क्लाउड बर्स्ट की वजह से अप हिल में होता है। वहां पर अप हिल पे जो है क्या नाम है, फ्लड का जो फिनोमेना है वो टोटली डिफरेंट है। लाइक फॉर एग्जांपल वहां पर ओरेग्राफिक लिफ्टिंग है,
combined with the convecting lifting है, which results in massive rainfall, with, like more than 10 centimeter of rainfall in an hour, and which we call the cloud burst. फिर डेफिनेटली आप टोपोग्राफी को देखें तो वो स्टीप है, ग्रेडियंट स्टीप है, वहां पर उसकी शेयर स्ट्रेंथ कम है, वाटर की इरोसिव वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, तो वहां पर वो बड़े बड़े बोल्डर, हाउसेज और बिल्डिंग्स को बहा के लेकर आ जाता है। और आप इसको देख लें कि जानी नुकसान केपी में ज्यादा हुआ है कंपेयर टू पंजाब या सिंध। क्यों? पंजाब सिंध की डायनेमिक्स डिफरेंट है, वहां पर वाटर की इरोसिव वेलोसिटी कम हो जाती है, पहाड़ नहीं है वहां पर, तो वहां पर क्या है, पानी स्प्रेड आउट होता है, तो वहां के लिए हमें सेपरेट स्ट्रेटेजी के साथ आना पड़ेगा और हिली एरियाज के लिए सेपरेट स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। अब डेफिनेटली पंजाब में अगर आप जाए, बात कीजिएगा पंजाब और सिंध में चल रहा है, तो डेफिनेटली देखिए हर रिवर का अपना एक डिफाइंड फ्लड प्लेन है और वो सेंचुरी से डिफाइंड है। वो आज के दिन से डिफाइंड नहीं है कि पानी अभी आया तो वहां तक पहुंचे, नहीं, वो सेंचुरी से डिफाइंड है। तो डेफिनेटली दिस में तो कोई मतलब इतनी साइंस नहीं है। अगर अपने फ्लड से लोगों को बचाना है तो वहां पर आप कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर अलाउड ना करें। हाँ, इको टूरिज्म टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर आप बना लें, वहां पर कोई ऐसे पार्क्स वगैरह बना लें जो कि वाटर को एब्जॉर्प्शन में मदद करें, पानी आए तो उस पार्क को भी फायदा हो, इस तरह की कोई चीजें कर लें जो कि वाटर के रन ऑफ को फैसिलिटेट ना करें, वाटर के जो है एब्जॉर्प्शन को फैसिलिटेट करें। यस, वी कैनॉट फाइट विद द नेचर। यहाँ पर लोग बातें करते हैं कि भाई मतलब है ये चीज नहीं हो सकती, ये नहीं हो, देखें हम नेचर के साथ लड़ाई नहीं कर सकते, बट वी हैव टू रिस्पेक्ट द नेचर। लेकिन हमने कुछ ऐसे इकदाम करने हैं जिससे हम लॉस ऑफ लाइफ को बचा सकें, प्रॉपर्टी का डैमेज मिनिमाइज कर सकें। ये तमाम एक्शंस हमें लेने पड़ेंगे और एक्शंस कभी भी टेबल टॉक्स से नहीं आते, कभी भी प्रोग्राम से नहीं आते। ये साइंटिफिक प्रॉब्लम्स हैं और बिला इसके सोल्यूशन भी हमें साइंस से मिलेंगे, क्लियर कट। हाँ, पॉलिटिकल विल रिक्वायर्ड होगी इन एक्शंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए। व्हाट आर दोज एक्शंस? डेफिनेटली देयर आर मेनी सेट्स ऑफ पॉलिसीज जो कि आप अडॉप्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं डॉक्टर साहब हम फौरी तौर पे मेरा मतलब ये है कि हम उस पर काम करना शुरू करें। मतलब अब तो एक चीज़ है, ये सालों का बिगाड़ एकदम से तो ठीक नहीं होगा, हमें इस पे काम तो करना पड़ेगा। तो हम क्या करें, शुरू कहाँ से करें? हम बैठे सबसे पहले तमाम एक्सपर्ट्स को बैठाएं और उनसे कहें कम अप विद अ वायबल सॉल्यूशन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। आज भी हम शुरू नहीं करेंगे तो क्या होगा? सॉल्यूशंस आर इन आवर हैंड्स, ठीक है ना। जो मेजर्स आप ले सकते हैं, जो भी चीजें हैं जो कि फ्लड को रोकने में मदद कर सकती है, मिसाल के तौर पे वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर्स हैं, डैम्स हैं, लेट्स से डैम्स हैं, तो कम से कम आप एक टर्म यूज होती लैग टाइम, ठीक है ना। अगर आपके पास पानी रोकने के लिए कोई स्ट्रक्चर है तो कम से कम, देखिए मैं सुन रहा था एक हफ्ता पहले सिंध के मिनिस्टर को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि भाई हमने कहा कि तरबेला डैम के जो स्पिलवेज हैं उनको जितना आप होल्ड कर सकते हैं आप होल्ड कर लें, उनको एक लैग टाइम मिल जाएगा ताकि वो जो पानी है बाकी दरिया का वो गुजर जाए तो इकट्ठा नहीं होगा। आपने देखिए कोविड में देखा होगा, कोविड में जब लॉकडाउन किया जाता था 8 घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए, उसकी लॉजिक क्या थी? क्या बाकी घंटों में वायरस नहीं होता? वायरस होता है, लेकिन वो 8 घंटे 9 घंटे का मकसद ये होता था कि वो हॉस्पिटल पे बर्डन ना पड़े, प्रेशर एकदम से ना पड़े, ताकि उसको मैनेज किया जा सके प्रॉपरली उस कोविड की बीमारी को। सेम इज द केस विद द वाटर, ताकि वाटर की इतनी कैपेसिटी हो हम उसको मैनेज कर लें। देखिए हमारे पास जो इंडस बेसिन है उर्मिला, इसमें 130 to 140 मिलियन एकड़ फीट का पानी है एक साल का, है ना। अब ये सारा पानी हम नहीं मतलब है आप समझें कि इसको कंजर्व नहीं कर सकते, प्रिजर्व नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते। जाहिर सी बात है दरियाओं में पानी बहना भी बहुत जरूरी है ताकि वो मतलब जो आपके मिनिमम इन्वायरमेंटल फ्लोज हैं वो भी समुद्र में जाए, ताकि बैक सी इफेक्ट को अवॉइड करें और जो डेल्टा है उसको हम सेव कर सकें। हर प्रोजेक्ट के, हर स्ट्रक्चर के और मिलान फायदे भी हैं, नुकसानात भी हैं। दुनिया का कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिसके सिर्फ और सिर्फ फायदे हों, लेकिन यहाँ पर हम टर्म यूज करते हैं कि आप जब भी कोई मेगा प्रोजेक्ट डिजाइन करते हैं आप उसके बेनिफिट्स को देखते हैं और उसके नुकसानात को देखते हैं। अगर उसके बेनिफिट उसके नुकसानात को आउटवे करते हैं, लेट्स से सपोज फॉर एग्जांपल आई एम वर्किंग विद द वर्ल्ड बैंक एज अ कंसल्टेंट। वर्ल्ड बैंक के जितने भी प्रोजेक्ट है, वर्ल्ड बैंक की मैं मिसाल इसलिए बिकॉज आई एम एसोसिएटेड विद देम, अदरवाइज डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी ये काम करती हैं। क्या करती हैं? जो भी प्रोजेक्ट होता है उसका बाकायदा इन्वायरमेंट एंड सोशल सेक्शन है, उनके इन्वायरमेंट एंड सोशल सेफगार्ड को इनकॉर्पोरेट किया जाता है डिजाइन में, फिर उसकी कंस्ट्रक्शन में और फिर उसकी ऑपरेशन में। दैट इज द केस विद एवरीथिंग। जाहिर सी बात है, आप देखिए अगर मैं एक यूनिवर्सिटी भी बनाता हूँ तो दरख्त तो कटेंगे ना, लाजमी सी बात है। अब कहना कि दरख्त नहीं कटेंगे, बिल्कुल कटेंगे, वाटर वेस्ट थोड़ी बहुत डिस्टर्ब होंगे, लेकिन हमने इस तरह करना है
उसकी जब इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करनी है या इनिशियल इन्वायरमेंटल एग्जामिनेशन करनी है, एनवायरनमेंट को हमने प्रिजर्व करना है, थोड़ा सा उसको मिटिगेट करना है ताकि नुकसान मिनिमम से मिनिमम हो। एंड डेफिनेटली देन वी हैव टू गो विद टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है और फिर चलती जाएगी। और जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि साइंस से इसके सोल्यूशन मिलेंगे, तो इसकी वजह देखें, साइंस ऑलवेज कीप ऑन चेंजिंग, ठीक है ना, रिसर्च से नई नई चीजें आ रही हैं। देखिए आपके सामने साउथ अटलांटिक ओशियन था यूएस का, जिसपे कई रिसर्च आर्टिकल पब्लिश थे, जिसमें कई बुक्स लिखे जा चुके थे कि इस ओशियन में हरिकेन नहीं आ सकता, अल्टीमेटली बिकॉज कि वो बड़ा ठंडा ओशियन है और उसमें मतलब है टेम्परेचर इतना नहीं बढ़ सकता, उसके लिए वार्म वाटर चाहिए होता है। अल्टीमेटली 2005 में उसमें हरिकेन आया। सो व्हाट डज दिस मीन? ऑल दोस बुक्स हैव टू बी रीरेड, उनको दोबारा लिखना पड़ेगा, रिसर्च आर्टिकल, साइंस कीप ऑन चेंजिंग। तो मतलब ये सारे बैठे, इसके मतलब है जितने टेक्निकल एक्सपर्ट्स लोग हैं, हाइड्रोलॉजिस्ट हैं, एनवायरमेंटल साइंटिस्ट को बैठाएं, आई एम विलिंग टू प्रोवाइड माय सर्विसेज, कोई और आए, देखें प्रोज एंड कॉन को स्टडी करें, प्रॉपर लिटरेचर देखें, प्रॉपर डाटा के साथ सामने आए कि हम कैसे अपनी कौम को, अपने गरीब बंदे को, अल्टीमेटली जो है पुअरेस्ट ऑफ द पुअर इज अफेक्टेड। पाकिस्तान में भी आप देखें तो गरीबों का ज्यादा नुकसान हुआ है, ठीक है ना, पूरी दुनिया में देख लें तो पुअरेस्ट कंट्री का ज्यादा नुकसान है। हम डायरेक्टली अमेरिका की मिसालें दे देते हैं, अमेरिका की या यूरोप की या इन मुल्कों की। एक तो अमेरिका देखें, एग्रो बेस्ड इकोनॉमी, अच्छा डॉक्टर आसिफ, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, ज़ाहिर है मेरा सवाल मैं चाहूँगी आप ले लें। आपने वर्ल्ड बैंक की बात की है, हम हमेशा कहते हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो क्लाइमेट चेंज में इतना हमारा रोल नहीं है जितना हम इफेक्टिव्स में आते हैं, बट एट द सेम टाइम क्या इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जिसमें हम आपने वो आ चुके, आप वर्ल्ड बैंक के साथ एसोसिएटेड हैं, इनको अदराक है कि पाकिस्तान उन ममालिक से बहुत बुरे तरीके से मुतासर हो रहा है उनकी कार्बन एमिशन से, जो कि हम उसमें कंट्रीब्यूटर भी इतने बड़े नहीं हैं, और हमें उसके लिए दैट्स आवर राइट कि हम उसके हवाले से उनके आगे अपना मुकदमा पेश करें और वो उसको एड्रेस करें। दैट्स द नीड ऑफ द आवर। ये आप बिल्कुल अवेयर, सिर्फ मतलब तमाम ऑर्गेनाइजेशन अवेयर हैं। हर साल कॉप कॉन्फ्रेंस और पार्टीज होती है डिफरेंट कंट्रीज में, जिसमें पूरी दुनिया के लीडर्स आते हैं, एक्सपर्ट्स भी आते हैं और लीडर्स भी आते हैं, और वहां पर कोई ना कोई कमिटमेंट लेकर वो उठते हैं। तो डेफिनेटली ये तो एक क्लियर कट चीज है कि जो ग्लोबल नॉर्थ है, जिसको वेस्टर्न कंट्रीज कहते हैं, टेक्निकल एडवांस कंट्री है, उनको पाकिस्तान जैसे मुल्कों को डायरेक्टली सपोर्ट करना चाहिए, not in terms of loan, but in terms of aid. They have to compensate us because what we are facing is actually a result of their ugly technological advancement. You know, that's the point. So this is their ethical and moral responsibility to support. हमारी प्रायोरिटीज भी इस तरफ होनी चाहिए, जैसा आपने कह दिया कि वी आर इमिटिंग लेस, और अभी एमिशन इतनी कम ही नहीं है, हमारी भी एमिशन जा रही है ऊपर, लेकिन फिर भी कंट्रीब्यूशन अगर दुनिया में देखें तो लेस देन 1% बनती है। मुल्क भी छोटा है और डेवलपिंग कंट्री भी है, लेकिन डेफिनेटली जो मेजर कंट्रीब्यूटर हैं उनको, इन ममालिक को जिसमें पाकिस्तान भी आता है, उनको कंपनसेट करना चाहिए। ये हमारा एक मोरल और एथिकल राइट है। नॉट लोन बट एड, कंपनसेशन, प्रॉपर कंपनसेशन, और एहसान करके नहीं, मतलब प्रॉपर करके, लेकिन कर भी रहे हैं कुछ अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक। लेकिन मसला पता है मैं जो देखता हूँ वो क्या है, देखिए हमारी कौम, पूरी दुनिया, रेस्क्यू में तो हम बड़े अच्छे हैं, वी आर वेरी गुड एज अ नेशन, वी आर वेरी एक्सीलेंट एट रेस्क्यू, हमारी आर्म फोर्सेस भी बड़ी अच्छी हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट जब हम बात करते हैं वहां पर वी आर नॉट गुड एट ऑल, लेकिन हम भूल जाते हैं चीजों। लेकिन उसमें डॉक्टर साहब ये भी तो फैक्टर है ना कि आप चलें, जो इदारे कुछ कर ही रहे हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी दी हुई सपोर्ट को भी तो हम राइट जगह पे यूटिलाइज करें। अगर हमने उसको एड को या जो भी कंपनसेशन वो करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी प्रायोरिटी ही जब क्लाइमेट चेंज नहीं है, तो हम इन इश्यूज को एड्रेस कैसे करेंगे? बिल्कुल डेफिनेटली। अब देखिए मैं किसी श्री रहमान को, किसी मिनिस्टर को सुन रहा था लास्ट वीक, समथिंग लाइक दैट, वो ये किया मुसद्दिक मलिक साहब बता रहे थे, शायद जो भी मौजूदा मिनिस्टर है क्लाइमेट चेंज के, तो उन्होंने कहा है कि जो क्लाइमेट चेंज का जो फंड था लास्ट ईयर शायद कट करके उन्होंने कम कर दिया, आधे पे ले आए या इस तरह से है मिनिस्ट्री में। तो देखें ये तो
प्रायोरिटाइज जब तक आप चीजों को नहीं करेंगे, आप जब तक उस पर सीरियसली वर्कआउट नहीं तब करेंगे, तक हम कुछ आपको नहीं एक्सपेक्ट कर। सॉरी डॉक्टर साहब, मेरे पास वक्त खत्म हो गया, लेकिन बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी ज़बरदस्त हमें सजेशंस दिए हैं और आपका काम डेफिनेटली इस हवाले से है, तो आप जैसे एक्सपर्ट्स की हमें बड़ी अशद ज़रूरत रहती है। और आई थिंक कि यही एक्सपर्ट, यही साइंटिस्ट इस सारे मसले का हल जानते हैं, बस आपको इनको इकट्ठा करना है, एक टेबल पर लाना है और समझाना है और ये समझना है कि ये कितना बड़ा इशू है क्लाइमेट चेंज और हमें इसको कितनी अर्जेंट बेसिस के ऊपर एड्रेस करने की ज़रूरत है। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए। प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है, आज वर्ल्ड चैरिटी डे तो मनाया जा रहा है, इसी हवाले से हमें आज एक ऐसी शख्सियत को भी याद करेंगे जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। गुर्बत, बीमारी और बेसहारों के दरमियान रोशनी की किरण बनने वाली मदर टेरेसा को हम याद करेंगे और आज उनकी 28वीं बरसी है। उनके हवाले से ये रिपोर्ट देखें। दुनिया की भीड़ में कुछ लोग रास्ता बनाते हैं, रोशनी की वो किरण बन जाते हैं जो अंधेरों को मिटा देती है। मदर टेरेसा भी ऐसी ही एक किरण थी। 26 अगस्त 1910 को मकदूनिया के एक छोटे से कस्बे में पैदा होने वाली बच्ची ये नहीं जानती थी कि एक दिन दुनिया उन्हें मदर टेरेसा कहकर पुकारेगी। उन्होंने महज 18 साल की उम्र में अपनी जिंदगी इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। वो हिंदुस्तान गईं, कोलकाता की गलियों में गुर्बत, भूख और बेबसी के वो मंजर देखे जिन्हें देखकर दुनिया अक्सर आंखें चुरा लेती है, मगर वो उन लोगों का सहारा बन गईं। उन्होंने 1948 में दर्दमंद और बेआसरा लोगों के लिए मिशनरीज ऑफ चैरिटी के नाम से एक इदारा बनाया जो इंसानियत के सबसे कमजोर तबके का सहारा बन गया। और फिर कोढ़ के मरीज हों, यतीम बच्चे हों या फुटपाथ पर पड़े बेसहारा लोग, मदर टेरेसा ने हर एक को अपना समझा। मदर टेरेसा का कहना था, अगर तुम 100 लोगों को खाना नहीं खिला सकते तो एक को ही खिला दो। उनका कहा यह जुमला आज भी दुनिया के हर कोने में इंसानियत का सबसे खूबसूरत सबक है। 1979 में उन्हें नोबेल इनाम दिया गया, मगर उनका कहना था ये मेरा एजाज नहीं, ये उन गरीबों का एजाज है जो हमें खिदमत का मौका देते हैं। मदर टेरेसा के लिए सबसे बड़ी खुशी वो मुस्कुराहट थी जो किसी गरीब, बीमार या लावारिस चेहरे पर आ जाए। सितंबर 1997 में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन उनकी खुशबू आज भी हर उस जगह महसूस होती है जहाँ कोई भूखे को रोटी देता है, जहाँ कोई लावारिस को गले लगाता है, जहाँ इंसानियत जीत जाती है। मदर टेरेसा के हवाले से आपने ये रिपोर्ट देखी। आज हम चूँकि वर्ल्ड चैरिटी डे की बात कर रहे थे तो ये एक बहुत बड़ा नाम है जिनको आज हमने याद किया। आगे बढ़ते हैं जी प्रोग्राम में। आपको आज हम कुछ सितारों का हाल बताएंगे। वो ऐसे बताएंगे कि पाकिस्तान और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में अगर बात की जाए तो रवा साल का दूसरा मुकम्मल जो चांद ग्रहण है वो 7 और 8 की दरमियानी शब को मुतवक्के है। महकमा मौसमियात ने इसके जो टाइमिंग्स हैं वो भी कुछ बताए हैं, लेकिन उसको टाइमिंग को हम कंफर्म ज़रा अपने एस्ट्रोलॉजिस्ट से ही करेंगे। लेकिन हमेशा ये कहा जाता है कि जब भी चांद ग्रहण या इस तरह का कोई भी फिनोमिना होता है तो उसका आपके स्टार्स के ऊपर एक बड़ा इम्पैक्ट होता है, चाहे आपकी ज़िंदगी हो, माली हालात हों, आपके रिलेशनशिप्स हों, कैसे इम्पैक्ट करता है ये। आज हम इसकी थोड़ी सी साइंस को समझने की कोशिश करेंगे, बिकॉज इट्स अ प्रॉपर स्टडी एंड प्रॉपर एजुकेशन जो आपको पता चलती है मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स जो इस पे महारत रखते हैं। आज हम इस हवाले से बात करेंगे और लोग इससे बचाव के लिए मुख्तलिफ तदाबीर सोच रहे होते हैं, कुछ बताई जाती हैं और फिर सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें हमें सुनने को मिलती हैं, क्या वो सही होती हैं या नहीं होती। आज हमारे साथ जी कल्ब आज़म मौजूद हैं जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, तो हम खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? खैरियत से? बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच कि आप तशरीफ़ लाए। मुझे ये बताएं कि आज तो नहीं, इनफैक्ट 7 और 8 की शब को टाइमिंग क्या है इस चांद ग्रहण का? चांद ग्रहण का आगाज़ जो है वो रात को 8:28 पर शुरू होगा। 10 बजे रात 10 बजे मुकम्मल ग्रहण होगा और 8 सितंबर की रात को 1:57 पे ग्रहण ख़त्म हो जाएगा। जी ठीक है। और ये चूँकि ये पहला चांद ग्रहण है जो मुकम्मल नज़र आएगा। इससे पहले चांद ग्रहण हुआ था, सूरज ग्रहण हुआ था, दोनों पाकिस्तान में नज़र नहीं आए थे। और जो सूरज ग्रहण था वो भी जुज़वी था और चांद ग्रहण था वो भी जुज़वी था। लेकिन चूँकि ये मुकम्मल ग्रहण होगा तो इसको तकरीबन 80% लोग जो हैं पूरी दुनिया के वो ग्रहण को देख सकेंगे। जी, और तकरीबन दुनिया के कई ममालिक, कई खित्ते इस ग्रहण का नज़ारा करेंगे। ओके। अच्छा कल्ब आज़म ये बताइएगा, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी इज़ लाइक अ प्रॉपर साइंस, आपको एक प्रॉपर समझ आनी चाहिए। हमेशा कहा जाता है कि चांद ग्रहण हुआ है या सूरज ग्रहण हुआ है तो आपके स्टार्स पे इसका इम्पैक्ट आता है, कैसे आता है और इस सूरज ग्रहण का क्या डिफरेंस होगा
इसके बाद लोगों के स्टार्स पे, ज़िंदगी पे, रिलेशनशिप्स पे? देखिए, चाँद जो है ये हमारे इमोशन से रेलिवेंट है, इसको ट्रैवलिंग से भी रेलिवेंट किया जाता है, इसको हमारे खाने पीने से भी रिलेट किया जाता है। जब चाँद को ग्रहण लगता है तो इसके 12 बारूज के ऊपर असरात रहते हैं, हामला ख़वातीन के ऊपर इसके असरात रहते हैं, हर इंसान की ज़िंदगी के ऊपर उसके बुर्ज के अकॉर्डिंग इसके इम्पैक्ट ज़रूर आते हैं। बिल्कुल ठीक है। 12 बारूज हैं, 12 बारूज हैं और 9 सितारे हैं। 9 सितारों में चाँद भी है और सूरज भी है। बिल्कुल ठीक है। आगे चंद दिनों के बाद 21 सितंबर को सूरज ग्रहण लगेगा, लेकिन वो ग्रहण भी पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा। ठीक है। 5 बरूज ऐसे हैं जिनकी हामला जो ख़वातीन हैं उनको बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है, जैसे बुर्ज जोज़ा की ख़वातीन है, बुर्ज असद की ख़वातीन है। इनको अंग्रेजी में भी बताएं। बुर्ज जोज़ा को जेमनई बोलते हैं, जेमनई की ख़वातीन, और बुर्ज असद यानी लियो की ख़वातीन, बुर्ज मेज़ान यानी लिब्रा की ख़वातीन, और बुर्ज दिल्लू यानी एक्वेरियस की जो ख़वातीन है इनको बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है, जो प्रेग्नेंट वूमेन है। इसके अलावा जो इम्पेक्ट है वो तमाम बरूज के ऊपर पड़ेगा। मैरिज लाइफ की बात करें तो बुर्ज असद और बुर्ज दिल्लू यानी एक्वेरियस, लियो एंड एक्वेरियस की जो मैरिज लाइफ है इस दुरानिया में डिस्टर्ब हो सकती है। ठीक है। इसके आगे पीछे आपको कुछ ऐसे इंसिडेंट होते दिखाई देंगे जो ट्रैवलिंग से रेलिवेंट हो सकते हैं, कोई हादसा हो सकता है। चूँकि इम्पेक्ट की हम बात कर रहे हैं तो चांद ग्रहण के आगे पीछे कोई फ़ज़ाई हादसा हो सकता है, किसी ट्रेन को हादसा पेश आ सकता है, ज़लज़ले, सैलाब वगैरह आने का भी ख़तरा जो है वो बढ़ता दिखाई दे रहा है। अब इसके इम्पेक्ट जो है वो अगले 3 महीने तक रहने वाले हैं। अच्छा, ओके। यानी सितंबर पूरा, अक्टूबर पूरा और नवंबर पूरा, इन 3 महीनों में हम पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में डिफरेंट तरह के वाक़यात देखेंगे। और ये सब क्या वाक़यात नेगेटिव होते हैं चांद ग्रहण के बाद? मोस्ट ऑफ द टाइम जो है नेगेटिव एनर्जीज इस टाइम पे ज़्यादा एक्टिव होती हैं, इसलिए नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा होते हैं। कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो रहे होते हैं, वो हर इंसान के ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग हो रहा होता है कि उस इंसान के ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग पॉजिटिव क्या होने वाला है। ठीक है। चूँकि ये ग्रहण बुर्ज दिल्लू यानी एक्वेरियस में लगेगा तो इसलिए जो इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है वो एक्वेरियस के लोगों के ऊपर रहेगा। वो हेल्थ के हवाले से भी होगा, वो इमोशंस के हवाले से भी होगा, वो फाइनेंस के हवाले से भी होगा, और बहुत सारे लोगों को इस टाइम पीरियड पे इन्वेस्टमेंट करने से पहले मोहतात हो जाना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पीरियड के आगे पीछे फ्रॉड के जो केसेस हैं वो बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। और अगर आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन लोगों को जो है मोहतात रहना चाहिए, या रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करें। क्रिप्टो वगैरह में, ट्रेडिंग वगैरह में इस टाइम पीरियड पे की गई इन्वेस्टमेंट या किसी को दी गई इन्वेस्टमेंट डूब सकती है, इस चीज़ का ख़तरा रहेगा। ठीक है। अच्छा, मुझे कल ये बताएं कि जाहिर है मुख्तलिफ स्टार्स होते हैं, उनकी डिफरेंट तरह के ज़ाहिर इशूज़ या लाइफ रिलेटेड होते हैं। हम जब भी स्टार्स का सुनते हैं इट्स सम सॉर्ट ऑफ जेनेरिक इन अ वे कि हम मुख्तलिफ, अब जैसे आपने एक ओवरऑल ओवरव्यू दिया, क्या हर स्टार का वेरी करेगा? बिल्कुल करेगा। बुर्ज हमल से लेके यानी एरीज से लेके हूत यानी पाइसिस तक इम्पैक्ट रहेगा। अगर हम इसकी मुख्तसर बात करें तो बुर्ज हमल यानी एरीज के 11वें खाने में ग्रहण लगेगा। इनके दोस्त अहबाब इनको चीट कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर कोई चीटर है इनके ज़िंदगी में तो इनके सामने आ जाएगा। ठीक है। टॉरस की बात करें तो इनको कैरियर के मामलात में मोहतात रहना है, यानी बुर्ज सौर की बात। बुर्ज जोज़ा यानी जमनई की बात करें तो इनको लंबे सफ़र से अवॉइड करना है ग्रहण के आगे पीछे, और इन लोगों को कोई भी अहम डिसीजन अगले 15-20 दिन नहीं लेना, क्योंकि चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण के दरमियान कोई भी बड़ा फैसला नहीं किया जाता। जैसे शादी का कोई फैसला है, चाहे एंगेजमेंट वगैरह करनी है, या कोई फर्स्ट टाइम आपने कोई भी कारोबार का आगाज़ करना है, तो चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण के दरमियान नहीं करना। ठीक है। कैंसर की बात करें तो इन्हें अपनी सेहत और अपनी वालदा की सेहत का ख्याल रखना होगा। बुर्ज असद यानी लियो की बात करें तो इनकी मैरिड लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। कारोबारी मामलात भी इनके थोड़े से अपसेट हो सकते हैं, इनको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा। इसके बाद 6ठे नंबर पे विर्गो यानी सुंबला के लोग हैं। इन्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा और काम की जगह पर किसी के साथ उलझना नहीं होगा, बहस व मुबासा नहीं करना होगा। और अगर कोई कोर्ट कचहरी में मुतल्लिका मुकदमा चल रहा है तो वहाँ पे भी इन लोगों को थोड़ा सा मोहतात हो जाना चाहिए। लिब्रा की बात करें तो इनके जायचे के 5वें घर में ग्रहण लगेगा। इनको अपनी सेहत का, औलाद की सेहत का और मोहब्बत के मामलात में कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद बुर्ज स्कॉर्पियो यानी अकरब के लोग हैं, तो अकरब के घर का माहौल या वालदा की जो सेहत है इस ग्रहण के बाद या आगे पीछे डिस्टर्ब होती नज़र आ रही है। लेकिन इन लोगों को प्रॉपर्टी के मामलात में कहीं ना कहीं फ़ायदा होता नज़र आ रहा है।
उसके बाद सेजिटेरियस के लोग हैं, इनके जायचे के तीसरे घर में ये ग्रहण लगेगा तो ट्रैवलिंग से मुतल्लिक़ इन लोगों को मुश्किलात पेश आ सकती हैं। बहुत ज़्यादा मोहतात रहना चाहिए, या छोटे भाई बहनों के साथ या रिलेशनशिप के मामलात में इन लोगों को मोहतात होने की ज़रूरत है। कैप्रिकॉर्न को इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोच लेना चाहिए कि मैं किस जगह पे इन्वेस्टमेंट करूं, क्योंकि इनके जायचे के दौलत के खाने में लग रहा है, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट कहीं डूब सकती है या ख़ानदान में कोई टेंशन या परेशानी आ सकती है। एक्वेरियस को अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा, जबकि बुर्ज हूत यानी पाइसिस को भी अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा, क्योंकि इनके जायचे के 12वें खाने में ये ग्रहण लग रहा है। और जो लोग पाइसिस हैं और वो बैरून मुल्क में हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। तो ये मुख्तसर जो है तमाम बरूज की हमने बात कर ली। चल गया हमें कि किसको क्या क्या है। अच्छा, सूरज ग्रहण या चांद, अब ये जो आप कह रहे हैं कि इसके दरमियान में जो गैप है, तो नेक्स्ट कि 3 मंथ्स का टाइम पीरियड आप बता रहे हैं? नहीं, 15 दिन के बाद दूसरा ग्रहण होता है। जब भी 2 ग्रहण होते हैं वो साथ होते हैं, यानी एक ही चांद में 2 ग्रहण होते हैं। पहले चांद ग्रहण होता है, बाद में सूरज ग्रहण होता है। ठीक है। लास्ट टाइम भी जब हमने देखा था कि 14 मार्च को ग्रहण हुआ था, उसके बाद 29 मार्च को ग्रहण हुआ था, ये दोनों ग्रहण पाकिस्तान में नजर नहीं आए थे। अभी 7 सितंबर और 8 सितंबर के दरमियान शब ग्रहण हो रहा है, तो इसके बाद जो ग्रहण है वो सूरज ग्रहण होगा और वो 21 सितंबर को होगा, लेकिन पाकिस्तान में वो ग्रहण नहीं नजर आएगा। इस साल का ये वाहिद ग्रहण होगा जो पाकिस्तान में नजर आएगा, बल्कि पूरी दुनिया में इसको वाज़ेह तौर पे अच्छा, ये जो भी आप सारी चीजें बता रहे हैं, ये इस 15 दिन के दौरान कॉन्शियस रहने की जरूरत है, या आपने 3 मंथ्स का जो बताया उसके दौरान? मैंने चांद ग्रहण के जो असरात हैं वो अगले 3 महीनों तक पूरी दुनिया के ऊपर रहेंगे। अच्छा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मोहतात वक्त है वो ये 15 दिन है। दरमियान के जो 15 दिन है उसमें सबको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना चाहिए। अच्छा, भी हम नेचुरल डिज़ास्टर्स की बात करें, जो भी आपने सैलाब और इस तरह की चीज़ों की बात की, ऑलरेडी पाकिस्तान इस तरह के चैलेंजेस से गुजर रहा है, तो ये खुदा ना खास्ता कोई प्रोलॉन्ग होने के चांसेस, या इसको हम देखें कि आइंदा आने वाले दिनों में थोड़ा बेहतर सूरत हाल हमें मिलेगी ओवरऑल दुनिया में? देखिए, चांद ग्रहण जब भी होता है या सूरज ग्रहण होता है तो उसके इम्पेक्ट पूरी दुनिया के ऊपर रहते हैं। पाकिस्तान में सिर्फ सैलाब नहीं आया, इंडिया में भी आया है, चाइना में भी आया है। दुनिया के डिफरेंट कंट्री इस वक्त नेचुरल डिजास्टर से गुजर रहे हैं। बिल्कुल सही। अब जो आने वाला वक्त है उसमें सैलाब का दोबारा खतरा है। ठीक है। दोबारा बार ज़लज़ले के इम्कानात मौजूद हैं। रोड एक्सीडेंट्स, हवाई जहाज़ को ख़तरा हो सकता है, यानी कहीं ना कहीं आपको कोई ऐसी खबर ज़रूर सुनने को मिलेगी कि जहाज़ या हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया, किसी ट्रेन को हादसा हो सकता है। यानी ट्रैवलिंग से रेलिवेंट जो भी डोमेन्स हैं वहाँ पे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। समंदर में कोई कश्ती डूब सकती है जिसकी वजह से कुछ अमवात भी वाक़या हो सकती हैं। सो ये जो चीज़ें हैं ये अगला कुछ अर्सा रहती नज़र आ रही हैं। सिर्फ इसी साल जो अगले 3-4 महीने हैं काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन दिसंबर का जो महीना है वो एवरेज रहेगा या बेहतर हो जाएगा। जी ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच कल्बी आज़म साहब, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। एस्ट्रोलॉजी हमारे साथ मौजूद थे जी। चांद ग्रहण और उसके हवाले से और उसके इम्पैक्ट के ओवरऑल दुनिया में हम बात कर रहे थे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। कुछ क्रिकेट की बात करेंगे। ट्राई नेशन सीरीज़ आपको पता है T20 सीरीज़ का 5वां मैच है। चौथे मैच में अफगानिस्तान से हारने के बाद 5वें मैच में हम UAE से जीत गए हैं। पाकिस्तानी टीम ने जी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, जिसमें शारजा के जो तारीखी स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम है, उसमें खेले गए इस मुकाबले में जी टीम ने पहले टॉस जीतकर बैटिंग करते हुए 171 रन स्कोर किए। फ़खर जमान ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, 77 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। मोहम्मद नवाज ने 37 स्कोर किया। फिर UAE की टीम ने जो टारगेट को चेज़ करने का आगाज़ किया, मगर पाकिस्तानी बॉलर्स खसूसन इब्रार अहमद की बॉलिंग के सामने कुछ बेबस नज़र आए। पूरी टीम 7 विकेटों के नुकसान पर सिर्फ 140 रन ही बना पाए। इब्रार अहमद ने 4 खिलाड़ियों को आउट करके मैच के बेहतरीन बॉलर का किरदार अदा किया, जबकि शाहीन जाफरीदी, मोहम्मद नवाज ने भी एक विकेट ली। इस फतह के साथ जी पाकिस्तान ने ना सिर्फ पाकिस्तान इस सीरीज़ के अंदर कुछ हमारी बरतरी बरकरार रखी है, बल्कि फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है पाकिस्तानी टीम ने। ये है जी सूरत हाल इस ट्राई नेशन सीरीज़ की। अब ज़रा हम इस पर तज्जिया ले लेते हैं। सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अवैस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप?
वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अवैस, थैंक यू सो मच कि आपने हमें वक्त दिया। आई नो कि आप आजकल बिजी हैं, ऑक्यूपाइड हैं, बट स्टिल ये एक अच्छी हम डिस्कशन करना चाहते हैं बिकॉज हमने अफ़गानिस्तान के मामले में वी सॉ कि पाकिस्तानी टीम ने कुछ अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी चौथे मैच में। अब ये जो हमारे पास यूएई के साथ हमने मैच खेला है, ज़रा इस पर हमें अपना एनालिसिस दें। देखें, अगर हम सीरीज की बात करें तो एक अच्छी बात है कि एटलीस्ट आपके पास एक ट्राई नेशन सीरीज पहले आ गई, क्योंकि आपने एशिया कप इन्हीं कंडीशंस के अंदर खेलना है, तो आपके पास एक पूरा नया सेटअप था। आपने उनको जज भी कर लिया कि किस कैटेगरी के प्लेयर्स हैं, क्या इनमें सूट करेंगे क्या नहीं करेंगे। सबसे बड़ा मसला अगर आप पूरी ट्राई नेशन सीरीज में भी आप देखें तो एक चीज तो क्लियर हो चुकी है कि हम वन डायमेंशनल टीम है, कि टॉस जीतो, पहले बैटिंग करो, मैच जीत जाओ। चेज वाला चक्कर हमारा आज भी वहां पर स्ट्रगल करते हैं, और आपको अफगानिस्तान मैच में नजर भी है, जो डॉट बॉल डिलीवरीज का इशू है वो आज भी हमारा बरकरार है। हमने एक रट लगा के रखी, चाहे मैं हूं, किसी ने भी, सब ने हमने रट लगा के रखी है, स्ट्राइक रेट वाले बैट्समैन होने चाहिए। लेकिन शायद स्ट्राइक रेट के अंदर हम भूल गए कि वन डायमेंशनल प्लेयर्स नहीं, आपको मिडिल ऑर्डर के अंदर ऐसे भी लड़के चाहिए जो कि आके इनिंग्स को क्राफ्ट करें, जो कि आपके पास नहीं है। नजर आ रहा है कि आपकी टीम स्ट्रगल करती हुई नजर आपको आती है। कल भी अगर आप ये फखर जमान या अगर आप बात करें नवाज की बात करें, अगर वो कैच अगर उनके हो जाते तो आपकी टीम 135 140 के ऊपर ढेर होगी हुई थी। शारजा की विकेट की बात करें तो थोड़ा सा डिफरेंट विकेट ट्रैक है। यहाँ पर पूरी जिंदगी में खेला हूँ, ये विकेट बेसिकली यहाँ पर हाई स्कोर भी होता है क्योंकि ग्राउंड थोड़ा डायमेंशंस छोटे हैं, उसके अलावा चेज भी अच्छा हो जाता है। लेकिन जहां पर थोड़ा सा बॉल टर्न करेगा, ग्रिप करेगा, क्योंकि ये विकेट थोड़ी सी लो बाउंस में रहती है, वहां पर स्पिनर्स डोमिनेट करते हैं। आप बैकफुट वाला तो मामला भूल जाए ना, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा जो भी एक इशू पाकिस्तान टीम का है वो मैंने देखा है, जितने भी प्लेयर्स हम देख लें, ज्यादा हम मिड विकेट एरिया को टारगेट करते हैं। हमारी कोशिश होती है जो लपेटे की बात करते हैं उसी तरफ हम टारगेट करें। डाउन द ग्राउंड जो हम हिट करते हैं, जैसे वसीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ, आपको याद हो जो यूएई के बैट्समैन, उन्होंने अपना जो स्पिनर्स हैं जो अफगानिस्तान के, उनको राइट टारगेट किया था सामने। दैट शोज के कॉन्फिडेंस प्लेयर के अंदर कितना है, स्पिन बॉलिंग ऑप्शन को खेलते हो, राशिद खान जैसे प्लेयर को आप हिट करते हो। वो चीज मुझे नजर अभी तक पाकिस्तान टीम में नहीं आई। उसके बाद सबसे बड़ा जो एक इशू है पाकिस्तान टीम का इस वक्त, जो मामला चल रहे हैं, आपको पता है हारिस की चाहे कमेंट की बात करें जो हुआ, वो एक वाबेला बच गया। यहाँ पर प्लेयर ने जिन प्लेयर्स को रिप्लेस करके, यहाँ पर कुछ प्लेयर्स हैं जिनके दिमाग में भी, चले हारिस की अगर बात करते हैं, रिजवान को रिप्लेस करके आए हुए हैं। एक प्रेशर परफॉर्मेंस का, एक प्रेशर उस नाम का कि मैं रिजवान को रिप्लेस करके आया, मैंने परफॉर्म करना है। अभी तक आप चीज ये क्लियर ही नहीं कर पाए कि हमने इस अपना पूरी कंडीशन के अंदर आखिरकार हारिस को हमने किस पोजीशन के अंदर खिलाना है, क्योंकि जितनी उसने अभी तक इनिंग्स खेली है जिसमें स्कोर उसने पैचेस में किया है, मैं नहीं कह रहा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस उसकी, उसने या तो ओपन में की है या उसने तीसरे नंबर पर की है, और हाई स्ट्राइक रेट के साथ। आप जिस पोजीशन में उसको खिला रहे हो, आखिरकार आप करना क्या चाह रहे हो, मुझे अभी तक थिंक टैंक की समझ में नहीं आ रही, क्या निकलवाना क्या चाह रहे हैं हारिस से। दूसरा, अगर आप एशिया कप में सरवाइव करना चाहते हैं, चाहे वो हारिस है चाहे आपका मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, उसको एक चीज तो दिमाग में रखनी है कि आपने स्पिन को टैकल करना है। देखिए, एशिया कप आपने दुबई स्पोर्ट्स सिटी और अबुधाबी में खेलना। अबुधाबी में कुछ ना कुछ पेसर्स को वो सूट करती है, क्योंकि वहां पर थोड़ी सी शाम को एक हवा चलती है, तो अच्छा एक आपको अपना जो सा निप मिल जाता है। लेकिन जब आप दुबई स्पोर्ट्स सिटी की बात करते हैं, जहां पर हार्डली 140, मोस्ट प्रोबेबली कभी टीम 160 170 कर जाए, 80 कर जाए, चेज करना आसान नहीं है। वहां पर बॉल ग्रिप करता है, वहां पर बॉल स्पिन करता है, टफ होता है, ज्यादा मजे से स्कोर वहां पर नहीं होता। तो आपके बैट्समैन उसमें स्ट्रगल करते हुए नजर आपको आ रहे हैं। बहुत सी चीजें अभी भी, उस चीज पे मैं जाऊंगा कि शायद एक दो चेंजेस आपको नजर आए एशिया कप से पहले। लेकिन अगर आपने इसी टीम को लेके चलना है, फिर आपको इनसे साइकोलॉजिकली बात करनी पड़ेगी कि यार आपका जॉब रोल क्या है, आपको डिफाइन करना पड़ेगा। आप ठीक है, आपके पास इस वक्त जितना पूल ऑफ क्रिकेट आ रहा है, मैं खुद भी कहता हूं कि अगर चलें विकेट कीपर्स की टॉप विकेट कीपर्स की बात कर लें, वो कहीं ना कहीं टॉप पोजीशंस के अंदर बैटिंग करते हैं। लेकिन इस वक्त जितनी क्रिकेट हो रही है स्ट्रांग, आपको कहीं ना कहीं फ्लोटर भी रहना पड़ता है। जो भी पोजीशन मिले आपको यार मैंने जाके इसमें परफॉर्म करना है, जैसे हसन नवाज ने करके दिया है। लेकिन आपका ओपनिंग डिपार्टमेंट इस वक्त वो परफॉर्म नहीं कर रहा। उसके बाद मिडिल ऑर्डर के अंदर इतनी स्टेबिलिटी है नहीं कि वो आके इनिंग्स को ग्राफ्ट करे। एशिया कप जीतना है तो ये डॉट बॉल डिलीवरीज वाला मैटर आपको खत्म करना पड़ेगा। एशिया कप तो चले फिर भी दूर है, आपको अगर ये ट्राई नेशन जीतनी है, अफगानिस्तान के साथ आपका फाइनल है, तो वो आसान नहीं लेंगे। आपको पता है जो स्टेटमेंट्स भी आ रही थी, सारे मामला हैं, दैट मीन्स कि वो करंट सिचुएशन से आपको आप करेंगे, आपको वो टैकल करेंगे, और वो देख रहे होंगे आपकी वीकनेसेस क्या है। आपने वहां 4 नहीं 5 अपने स्पिनर्स को डोमिनेट करना है अफगानिस्तान के खिलाफ। ये मुश्किल होगा, लेकिन अच्छी बात है कि एटलीस्ट आपको एशिया कप से पहले एक रिदम जरूर मिल गया। अच्छा, वैसे आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि बैटिंग लाइन में हमारा जो डेप्थ है, हम मिडिल ऑर्डर में भी स्ट्रगल कर रहे हैं, हम ओपनिंग में भी स्ट्रगल कर रहे हैं, और फिर ओवरऑल टीम का जो बैलेंस है, सब आई बिलीव, और बहुत सारे एनालिस्ट में सुन भी रही थी और मेरे शो में भी आया कि बैलेंस
ही नहीं है। हमें समझ ही नहीं आ रहा कि प्लेसमेंट जो आप अभी हैदर की बात कर हारिस की बात करें, ये भी प्लेसमेंट एक अजीबोगरीब सी है और नहीं जेडी डिफाइन ही नहीं हो पा रही है। सो ये जो मैनेजमेंट के डिसीजंस है, इस एंड पे हम नई टीम को लेके जा रहे हैं, चांस दे रहे हैं, ट्राई नेशन सीरीज़ खिला रहे हैं, बट एट द सेम टाइम अगर हमने उन पे ये प्रेशर डाल लिया कि आप फलाने को रिप्लेस करके आए हैं, तो हाउ कम दे गोना परफॉर्म? जब उनकी जेडी डिफाइन नहीं है, उन पे प्रेशर भी ऐड ऑन है, फिर वो ज़ाहिर स्टेटमेंट्स और ये सारे मामला तो साथ साथ चल ही रहे हैं। देखिए, मैंने आपको एक आसान चीज़ अरबला कहा ना, सबसे बड़ा एक मसला क्या है, चाहे आप भी क्योंकि जैसे रेगुलर अपना फेस बैठती हैं या हम लोग हैं जो स्पोर्ट्स पे बात करते हैं, कहीं ना कहीं शायद मेरा भी कसूर है इस सेंस में है कि बहुत जल्दी हम एक प्लेयर को जो उनसे या तो शायद जज करने स्टार्ट हो जाते हैं कि यार उसकी रिप्लेसमेंट है या वन ऑफ द ग्रेट्स है। ये हमारा एक अलमिया है, जैसे साइम का हमने कह दिया, बहुत बड़े नामों के साथ हमने जोड़ दिया, यहाँ तक कि मुझे नहीं पता कि अल्लाह के बंदे कहाँ से टेप बॉल भी नहीं खेली होती, आके टीवी होस्ट बन के कहते हैं जी सईद अनवर की रिप्लेसमेंट है। सईद अनवर एक ही था, उसकी रिप्लेसमेंट आज तक नहीं आती। भाई वो जो था वो कोई नहीं बन सकता। सबसे बड़ा एक इशू हमारा भी है, लेकिन सबसे बड़ा एक जो मसला है इस वक्त, अगर आप पूरी पूरी अगर स्ट्रक्चर की बात करें, खास करके पाकिस्तान टीम की, आपने इतनी चॉप्स एंड चेंजेस किए हैं, इतनी चॉप्स एंड चेंजेस किए हैं कि प्लेयर्स के अंदर भी जो स्टेबिलिटी वाला मामला है, इनस्टेबल हो चुका हुआ है कि कप्तान तक को नहीं पता होता, प्लेयर तो बहुत दूर की बात है, कप्तान को नहीं पता होता कि यार अगली सीरीज के अंदर मैं कप्तान होऊंगा अगले मैच में भी। इवन आप सीरीज की बात कर रहे हैं तो मैच में नहीं पता होता कि कौन खेल रहा है। ये मसला है ना कि आपको देखें, अगर मैं आपको कह रहा हूँ ना कि ठीक है, मैं हारिस के मैं बहुत ज्यादा मैं सपोर्ट में हूँ कि यार उसको होना चाहिए, क्योंकि वो कम से कम एक आपके पास एक वो जो एक बैट्समैन था स्ट्राइक रेट वाला, उसको होना चाहिए। लेकिन दूसरे एंड पे मसला ये कि आपने अपने आप से भी लड़ना है। आपके जितना प्रेशर बिल्डअप हो जाता है, माउंट करता है, कि आजकल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इतना मजाक बन के रह चुका है कि छोटी छोटी स्टेटमेंट को बंदा दे दे, उस पर वजाहत की ट्वीट आ जाती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन चुकी है। मजाक मैंने तो नहीं बनाया ना, आपने बनाया, क्रिकेट बोर्ड ने खुद बनाया है। जितनी चॉप्स एंड चेंजेस की कप्तानों को लेकर, टीम को लेकर, अच्छी बात है कि पूल ऑफ क्रिकेट भी आप बढ़ा रहे हो, अंडर 23 हो रहा है, उसके अलावा अंडर 19 फिक्चर्स की बात करें, आपके पास पूल ऑफ क्रिकेटर्स लड़के भी ज्यादा आ रहे हैं, आपके लड़के T20 भी डिफरेंट। लेकिन जब पूरे सेटअप की बात करते हो, मैं फिर वही दोहरा रहा हूं कि जो लड़के आपके माइंडसेट में रहते हैं, मसला क्या है, जब एक लड़का नया आता है, एक दो इनिंग्स खेलता है, आप उसको बुला क्यों देते हो? आपके पास देखें इस वक्त बॉलिंग ऑप्शन के अंदर अगर आप बात करें, अफरीदी की बात करें, शहीनशाह अफरीदी की नहीं, मैं अब्बास अफरीदी की बात करूं, अब्बास अफरीदी किधर गया? वन ऑफ द ब्रिलियंट फास्ट बॉलर्स आपके पास था, बैक ऑफ द हैंड इन विकेट्स के ऊपर आपको जरूरत है। उसके बाद आप बात करते हैं, आप बात करें इरफान न्याजी की, वो इतना तगड़ा लड़का था उस पोजीशन के ऊपर, 6-7वें नंबर के ऊपर विद अ गन फील्डिंग, आपने उसको ड्रॉप किया। किस लिए ड्रॉप किया आज तक वो रीजन नहीं पता। जब प्रेशर माउंट हुआ, आपने उसको T20 का कप्तान बना के तो आपने ऑस्ट्रेलिया भिजवा दिया कि प्रेशर माउंट हो रहा है। वहां पर फिर एक स्टेटमेंट आ जाती है, जेसन गिलेस्पी से, वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स है, अगर कोई भी टीम इसको लेना चाहती है, आप जो प्लेटफॉर्म है वो ओपन है। आप लड़कों के साथ खुद ज्यादती करते हो। रीजन ड्रॉप आउट का क्या आज तक समझ में नहीं आती। ठीक है, अगर इन लड़कों को आपने एशिया कप के लिए लेके जाना है, यही टीम है, अगर जीतती है तो कल को मैं बैठ के मेरा पूरी स्टेटमेंट चेंज होगी कि यार नहीं, बड़ा जबरदस्त परफॉर्मेंस थी, लेकिन बैकअप करना है, थोड़ा सा रिलैक्स करें मेंटली और खास करके साइकोलॉजिकली। मैं कहता हूँ लड़कों को आपको रिलैक्स करना पड़ना है। ये छोड़ दें बहसबाजी कि वो बाबर की रिप्लेसमेंट है, रिजवान की रिप्लेसमेंट है, ये अपनी जगह है लड़के, मुझे पता है लेजेंड्स रहे हैं, सर्व किया पाकिस्तान को, लेकिन रिप्लेसमेंट कोई नहीं होती, आपने अपनी फाइट करके पोजीशन लेनी है। बिल्कुल ठीक है, सो राइट, और बैक करना पड़ेगा और उनको कंसिस्टेंट चांसेस देने पड़ेंगे, इन पे कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच अवैस, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद थे, स्पोर्ट्स एनालिस्ट। ट्राई नेशन सीरीज है, पाकिस्तान फाइनल में पहुंच चुका है अफगानिस्तान के अगेंस्ट। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है, मैंने आपसे इजाज़त लेनी है। मेरी आपसे कल 6 सितंबर के स्पेशल शो में मुलाकात होगी, जिसमें हम मुख्तलिफ लोगों से आपकी मुलाकात करवाएंगे। शोधा की फैमिलीज़ होंगी, तीनों फोर्सेस के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। लेकिन अभी चूँकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, अभी आपको हम फरहान अली की एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें स्क्रैप लोहे को फन पारों में तब्दील करें एक आर्टिस्ट, और इन आर्टिस्ट का नाम है एहतशाम जदून। इनकी कहानी क्या है और ये किस तरह से आर्ट पीसेस बनाते हैं, आप फरहान अली की रिपोर्ट देखें। कल तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़ जी। कहा जाता है कि शायर अपनी शायरी और मुसव्विर अपनी तस्वीरों के ज़रिए अपने ख्यालात का इजहार करता है, लेकिन इसके साथ साथ मुजस्मा साज जो हैं वो भी अपने मुजस्मों के ज़रिए अपने एहसासात और ख़यालात का इजहार करते हैं।
इसी मौजू के ऊपर आज हम हमारे साथ एक मुजस्मा साज जो यूनिक काम के तौर पे पूरे पाकिस्तान में इस वक्त ख़ासे मारूफ नज़र आते हैं, मुजस्मा साज एहतशाम जो हैं हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे उनके काम के हवाले से और उनकी प्रोडक्ट के हवाले से आज हम आपको बताते हैं। एहतशाम साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें टाइम दिया। अपनी प्रोडक्ट के हवाले से और उसके साथ साथ ये आपको पहले से शौक़ था या आपने इसकी प्रॉपर स्टडी की है या फिर इंटरनेशनली, क्योंकि इस काम को ख़ासा जो है वो जाना जाता है, कैसे ये शौक़ पैदा हुआ? ये बेसिकली तो रेंडमली एक मतलब मैं इसको इस तरह कहूँगा कि हर इंसान अपने आप को ज़िंदगी में कहीं ना कहीं एक्सप्रेस कर रहा होता है। जैसे आप अपनी जॉब में हैं तो जॉब के बाद कोई एक्टिविटी कर रहे होंगे। तो मेरे लिए जब मैं ये काम कर रहा था तो इसके साथ मैं स्टील फैब्रिकेशन का काम कर रहा था। तो मेरे पास जो टाइम होता था उसको मैं चाहता था कि मैं यूटिलाइज़ करूँ। तो उस प्रोसेस में मैंने अपने आप को एक्सप्रेस करते हुए, मतलब एक्सप्रेशन ये होती है कि आप अपने टाइम को कहीं ना कहीं किसी राइट एनर्जी में चैनलाइज कर लें, अपनी नेगेटिव थॉट, अपनी पॉजिटिव थॉट, तो वो एक प्रोडक्ट बन जाए। तो मेरे लिए बड़ी अमेजिंग चीज़ थी। मैं खुद अपने प्रोसेस को सोचता हूँ तो मैं भी कभी कभी हैरान होता हूँ कि मैंने ये प्रोसेस कैसे अचीव किया है। मतलब मुझे नहीं पता था, मेरा बैकग्राउंड, मेरी एजुकेशन इस फील्ड, इस आर्ट ऑफ फॉर्म या किसी भी फॉर्म ऑफ आर्ट के साथ कोई रिलेशन नहीं था। बट आज मैं अपने आप को देखूँ तो मुझे लगता है कि मैं शेप्स को भी अचीव कर रहा हूँ, मैं फॉर्म्स को भी अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, मैं कॉम्प्लेक्स चीज़ों को भी अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। तो मैं इसको कोई एक सिंगल लाइन में डिफ़ाइन नहीं कर सकता जी। अच्छा, जैसा कि आपने कहा कि आपने वो एक एक्स्ट्रा टाइम जो था, आपका फ्री टाइम जो था, आपने उसको वो पॉजिटिव एनर्जी में आपने उसको लेके गए हैं। आप अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उस हवाले से भी हमें बताइएगा कि सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो लाइन है इसमें कौन कौन सा आपने जो मटेरियल है वो यूज़ किया है और बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट क्या है, और ये क्या ये एक फ़ाइनल प्रोडक्ट है या फिर के जो है इसको अभी अंडर प्रोसेस है ये? अच्छा, ये जो है बेसिकली ये एक मैं इसको कहता हूँ एब्स्ट्रैक्ट लाइन की एक इमेज है जो मैंने बनाई है। मैं एक कैरेक्टर था, मिस्टर टी का कैरेक्टर है, एक मूवी भी है उसके ऊपर, और वो नोटोरियस कैरेक्टर था, वो बड़ा जालिम किस्म का एक कैरेक्टर था। और शेर इटसेल्फ जब आप उसको बनाते हैं ना, तो आपको जब आप उसकी डिटेल में जाते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि ये वाकई एक डिफ़िकल्ट चीज़ है। तो मैंने इसको बनाया भी बहुत डिफ़िकल्ट है। अब मैं इसकी अगर आपको डिटेल बताऊं तो इसके ऊपर जो मैंने साइज़ यूज़ किया है वो आपकी ऑडियंस देखेगी, वो ये देखेगी कि मैं इसको एक हाथ से पिक नहीं कर सकता। मतलब मैंने इसको इतने इंटेंस स्केल के ऊपर स्पॉट वेल्ड किया है। मतलब मैंने पहले वेल्ड किया, मैंने देखा मुझे वेल्ड में इसकी फिनिशिंग नहीं नज़र आई, फिर मैंने इसको स्पॉट वेल्ड किया। जब आप स्पॉट वेल्ड करते हैं ऑब्वियसली धुआं होता है, वो एक बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है। इसके फेस को देखें, इसके स्ट्रक्चर को देखें, इसकी मेन को देखें, या ओवरऑल आप जब इंटरनली भी इसको देखते हैं तो मैंने एक अंदर भी इसकी एक लेयर दी है। ये मल्टी लेयर्ड शेर है जिसका वेट ही खाली 450 किलो है। एसएस में मैंने इसकी बॉडी क्रिएट की, फेस क्रिएट किया, और इस प्रोसेस को करने के लिए मैं जो लास्ट रमज़ान गुजरा है मैंने तब इसको स्टार्ट किया था, और अभी ये जाके अपनी फाइनल एक कंप्लीट फॉर्म में आया। तो ये बड़ा लंबा एक प्रोसेस होता है। इसको मैंने जो बनाने का तरीका है, वो पीछे जो बॉडी है वो उस पर मैंने ऑब्वियसली एक एसएस के साथ काम किया है। फेस के ऊपर मैंने आपको बताया, मेन मैंने रोप वाइट से क्रिएट किया, स्ट्रक्चर मैंने इसके नीचे मूवमेंट के लिए ताकि ये मूव कर सके वो मैंने एक प्लेटफॉर्म दिया है जिसके ऊपर ये मूव करता है। अच्छा एहतशाम साहब, आपने बताया कि इसमें ये जितने तमाम जो मटेरियल के बारे में हमें बताया, हमारी ऑडियंस को बताया, लेकिन इसकी लेयर्स के बारे में भी आपने हमें बताया। लेकिन ये बताएं कि ये जो तमाम मटेरियल आपने यूज़ किया है ये वेस्ट है या फिर रॉ मटेरियल था, या कि दीगर आपकी जैसा कि ये वाली प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट में आपने ये देखें ये आपने वेपन यूज़ किया है, और उसके साथ साथ ये जो टूल हैं, मुख्तलिफ टूल्स हैं वो आपने यूज़ किए हुए हैं। ये मोटरसाइकिल का जो प्लग है वो आपने यूज़ किया है, उसके साथ साथ ये फोक यूज़ किए हुए हैं। इस तमाम जो मटेरियल आपने यूज़ किया है और इस शेप के बारे में भी हमें थोड़ा सा बताएं। ये देखें जी, ये जो है ये ब्लैक राइनो है, और राइनो मुझे वैसे ही एक, आप इसको जब दूर से भी देखते हैं और क्लोजली भी देखें तो इसकी एक प्रेजेंस फील होती है। ये चार्ज एक मैंने राइनो बनाया। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इंपॉर्टेंट चीज़ ये है
कि जो आप ये जो स्कल्पचर देख रहे हैं, जो आपके सामने जो मटेरियल्स लगे हुए हैं, ये वो मटेरियल्स हैं जिनकी रियल लाइफ में किसी के करीब कोई वैल्यू नहीं हो। लोग गुजरते होंगे, देखते होंगे कबाड़ पड़ा है, और जब आप उसको एक सफाई के साथ, एक खूबसूरती के साथ, और उसकी एक वैल्यू जिसकी ग्लोबली एक बहुत बड़ी ऑडियंस है और एक मार्केट है और उसमें पोटेंशियल है, और जब आप उसको उस तरह की फॉर्म में क्रिएट कर लें तो आई थिंक ये मतलब एक इट इज़ अ डिफ़िकल्ट प्रोसेस, बट इसकी एक यूनिकनेस है। प्लस दूसरी बात ये है कि इससे जॉब क्रिएशन है। मतलब आप अपने मुल्क में देखें, आपके पास इस काम से रिलेटेड आपकी लेबर है, आप उसको एक टेक्निकल ट्रेनिंग दें, उसको एक माइंडसेट दें कि आप ठीक है, आप एक सारी ज़िंदगी एक प्रोसेस से गुजर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं आप इस चीज़ को ट्राई करें, आप नई चीज़ों को क्रिएट करें, आप ग्लोबली जाएं, आप जो इनकम के तरीक़ेकार है उसको एक्सपेंड करें। तो बेसिकली तो मेरा तो इसके ऊपर मटेरियल, और इसमें मैंने एंटीक भी यूज़ किए हैं, मैं मार्केट में एंटीक चीज़ें भी कलेक्ट करता हूँ। अच्छा, आपने कहा कि ये आपने एंटीक चीज़ें यूज़ की हैं, मटेरियल यूज़ किया है, मुख्तलिफ़ चीज़ें यूज़ की हैं, ये आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं, इन प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं। जब आपने इसको मार्केट किया है तो मार्केट करने के बाद अभी तक आपकी कितनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल हो चुकी हैं, या अभी उसके ऊपर आपकी कोई डील उनके साथ चल रही है? देखिए, मेरे जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरा जो दरख्त है वो ऑब्वियसली प्रोसेस जो उसका चल रहा है और अभी भी चल रहा है, तो वो तो सेल हो चुका है। जैसे ये मुर्गा है, ये भी सेल हो चुका है। और मतलब क्रिएटिविटी में मज़े की बात यह है कि आप किसी चीज़ को फॉलो नहीं करते, आप अपनी हिसाब से, अपनी माइंडसेट के हिसाब से चीज़ें क्रिएट करते हैं, और जिसको जो पसंद आता है वो ले लेता है। तो ये ना रुकने वाला एक प्रोसेस है जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें भी इंशाल्लाह प्लान की हैं जो मैं लोगों को दिखाऊंगा। अच्छा, इस्याम से ये हमारे पास मतलब आपने जो डिज़ाइन किया है ये मुर्गा है जी। तो इस मुर्गे को पहले मतलब डायरेक्टली आप काम इसी तरह से इसका शुरू कर देते हैं, या पहले इसको ट्रेस आउट करते हैं, या इसकी कोई शेप बनाते हैं, कोई ड्राइंग बनाते हैं, या फिर डायरेक्ट इसको आप काम शुरू कर देते हैं? मैंने बताया है कि मुझे स्केच नहीं करना, बट मुझे ये पता है, मुझे स्केच मैंने कभी नहीं किया, और मैं ना आर्टिस्ट था, और अब मैं जब काम कर रहा हूँ तो मुझे लगता है कि यही आर्ट है, इसी को ही आप आर्टिस्ट कहते हैं। बट मुझे अब ये पता है कि मैं अगर अब मैंने इसको स्केच करना है, मैंने किया नहीं है, बट मैंने करना है तो मैं कर लूँगा, क्योंकि मैं इसको कॉन्सेप्ट्स मेरे पास कोई नहीं होते कि मैं जो हाँ आप जब बना रहे होते हैं तो आप उस जानवर की एनाटमी को स्टडी करते हैं, आप उस जानवर को समझते हैं कि वो किस पोस्चर में खड़ा है, उस पर मटेरियल्स कौन कौन से यूज़ हो सकते हैं। एक ग्लोबल रिसर्च होती है। मैंने इस काम को ग्लोबली रिसर्च करके आर्टिस्ट को समझ के वो किस तरह काम करते हैं दुनिया में, और इसकी ऑडियंस क्या है, और उनको पसंद क्या आता है, तो फिर मैं उस हिसाब से अपने काम को पिक करता हूँ। विदाउट अ स्केच, विदाउट अ फ्रेम मैं उस चीज़ को एग्जीक्यूट करता हूँ। ये भी जैसे ये बना है तो ये मैंने इसी तरह ही बनाया है। अच्छा इस्याम साहब, ये तो अभी आपने तमाम जो हैं वो जानवर हैं, उसमें शेर है, फिर डायनासोर्स है, और ये हैन है, मुर्गी है। इसके साथ साथ अभी आप उसके फ़ौरन बाद जो है वो आप एंशिएंट वॉरफेयर पे आ गए हैं। ये आपने एक जो एंशिएंट वॉरफेयर में जो करैक्टर था वो आप बना रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को अभी कितना अरसा हो गया आपको स्टार्ट किए हुए, और कितना टाइम इसके ऊपर मज़ीद लगेगा? देखिए, ये बड़ा ट्रिकी काम होता है। अब इसमें डिटेल होती है, और जब आप डिटेल में जाते हैं ना, तो डिटेल में आप कहीं पे आपका हाथ चलता है, कहीं पे नहीं चलता। मैं जितनी डिटेल में गया हूँ, यहाँ पे मेरा हाथ अब ग्राइंडर ऑब्वियसली नहीं चल सकता, क्योंकि डेप्थ बहुत मतलब एंगल्स बड़े अजीब अजीब से होते हैं। ये अब जैसे मैंने इसके ऊपर इसको एक यूनिफॉर्म सा दिया है, उसको मुझे फाड़ना था, मैंने उसको फटा हुआ दिखाना था, तो मैंने उसको उसी तरह ही जलाया है, फाड़ा है। फिर इसमें अब चीज़ें डिटेल्स के साथ चलती हैं। हर चीज़ का पर्पज़ होता है। अगर आपकी टांग है, घुटना है, तो घुटना शुड लुक लाइक अ घुटना। अगर मसल है तो मसल नज़र आना चाहिए। अब जब आप ब्लॉक फॉर्म को, लोहे के ब्लॉक को जब आप एक मसल की फॉर्म में अंडरस्टैंड कर लें, तो आप चीज़ें अचीव कर सकते हैं। मैंने अब इसके ऊपर तो मैंने बहुत सारा अभी काम करना है। इसके फेस के ऊपर अब काम कर रहा हूँ, इसके वेपन। अच्छा, इसके आपके फेस के ऊपर काम कर रहे हैं। तमाम बॉडी तो कंप्लीट हो गई है, लेकिन अभी फेस अगर आप हमें दिखा दें कि फेस किस स्टेज पे पहुँच गया है, और अभी उसके ऊपर कितना काम बाकी रहता है, और ये ज़रा हमारे ऑडियंस को बता दें आप। फेस अभी मैं इसके ऊपर ऑब्वियसली वेल्ड कर रहा हूँ इसको। फेस के ऊपर ये बड़ा बहुत फेस जो होता है ना, वो बड़ा डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है इस तरह के काम में। तो मुझे ये दिखाना है सब। जब मैंने डेप्थ दिखानी है तो फिर मैंने उसके ऊपर डेप्थ के साथ काम। और ये चीज़ें जब आप इसको मेटल को आप
कन्वर्ट करते हैं ना, तो फिर आपको ये डिफ़िकल्टी होती है बनाने में। तो ये लेंथी प्रोसेस है, इस पर टाइम का कोई अंदाज़ा नहीं होता, बट ये है कि मैंने इसको अचीव उसी तरह ही करना है जिस तरह ये होना चाहिए। ये आपको किसी क्लाइंट ने ऑर्डर किया है या फिर खुद से आप? नहीं, मैं अभी तक तो मैं अपने हिसाब से मार्केट के लिए प्रोडक्ट्स क्रिएट कर रहा हूँ कि एंड ऑफ द डे लोगों को एक मैसेज जाए कि क्या क्या प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। मैंने आपको सारी फॉर्म्स दिखा दी हैं कि मैं एनिमल्स भी कर रहा हूँ, मैं ये ह्यूमन राइट टाइप का स्ट्रक्चर भी कर रहा हूँ, मैं दरख्त के भी स्ट्रक्चर कर रहा हूँ। तो इसके बाद मैंने एक सोचा है, मैंने अभी गाड़ी स्टार्ट करनी है, वो गाड़ी का एक स्पोर्ट्स कार का एक जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने लेके आना है। तो अच्छा, फाइनली हमें बता दें कि ये जो आपका आर्ट है, ये पाकिस्तान में आप फर्स्ट टाइम ये आर्ट इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। दुनिया में इस आर्ट पे कौन कौन काम कर रहा है या किस किस कंट्रीज़ में, किन किन कंट्रीज़ में इस आर्ट के ऊपर काम हो रहा है? देखें, पाकिस्तान में मैं लार्ज जिस साइज़, मुझे नहीं पता, मैंने कभी पाकिस्तान की मार्केट स्टडी नहीं की थी, बट लार्ज स्केल के ऊपर स्क्रैप फॉर्म में मैंने ही इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया है और इस स्केल के ऊपर मैंने ही काम किया है। और मेरे ख्याल से मुझे ये नहीं है कि किसने किया है किसने नहीं किया, प्रोडक्ट आपके सामने है। बट पॉइंट इज़ कि इसका पर्पज़ क्या है? उसका पर्पज़ ये है कि आप उससे क्या क्या अचीव करना चाहते हैं। एक तो आपकी सस्टेनेबिलिटी है, दूसरा जॉब क्रिएशन है। इस काम में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो टेक्निकल ट्रेनिंग है। और ग्लोबली अगर आप देखें तो ग्लोबली इसकी मार्केट जर्मनी में है, इसकी मार्केट यूरोप पूरा है, इसकी मार्केट यूएस है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है। मतलब वो जो सोसाइटी है वो इस चीज़ को समझती है, इसकी इम्पोर्टेंस को समझती है। तो ग्लोबली इसकी बहुत इम्पोर्टेंट मार्केट है जो अभी ग्रो कर रही है। जीसीसी हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। जी, जीसीसी आप कह रहे हैं कि बड़ा इम्पोर्टेंट है और ख़ास तौर पे आपने सस्टेनेबिलिटी को जो है वो मद्देनज़र रखा है। ये हमारे पास पाकिस्तान का जो नेशनल एनिमल है मारखोर है। मारखोर वाला का जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से आपको आया है और कैसे आपने सोचा कि इसके ऊपर काम होना चाहिए? देखें, मारखोर तो ये जब मैंने बनाया था तो इसका आप ये समझें कि एक रैंडम थॉट थी, बट जब मैं बना रहा था तो फिर मुझे हुआ कि मैंने इसको बनाना ही इतना खूबसूरत है कि ये हमारी रेजिलियंस को प्रेजेंट करे। हम लोग मेहनती लोग हैं, मुश्किल लोग हैं। मैं 12 घंटे दिन के यहाँ पे काम करता हूँ, 7 दिन हफ्ते के, और पिछले 1 साल से मैंने इस काम में कोई ब्रेक नहीं ली। उसकी वजह ये है कि मुझे प्रोडक्ट्स अपनी लोगों के लिए क्रिएट करने हैं, उनको चीज़ें दिखानी है। मारखोर एक इंसिग्निया है हमारे मुल्क का जो प्रेजेंट करता है ऑन अ नेशनल स्केल कि हम लोग रेजिलिएंट मेहनती लोग हैं। और मैं एक और चीज़ जो मैं सोचता हूँ, जैसे अब हमारे मुल्क में 3 बड़े एयरपोर्ट्स हैं, उस पर कितने फॉरेनर्स आते होंगे, कितने बाहर से लोग आते होंगे। हमारे नेशनल सिंबल्स वहाँ पे होने चाहिए, उनको खूबसूरती से दिखाना चाहिए, मैसेज देना चाहिए। जी बिल्कुल, जैसा कि एहतशाम साहब ने अपने तमाम जो काम था उनका वो उन्होंने उसके बारे में बताया, और ख़ुसूसन जो मारखोर की जो स्पेशलिटी है या जो खसूसियात हैं वो भी उन्होंने बताई कि तमाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पाकिस्तान के जो हैं वहाँ के ऊपर वहाँ पे जो इंटरनेशनल जो फॉरनर्स हैं वो आते हैं और हमारा जो नेशनल सिंबल है वो कहीं नज़र नहीं आता। इसीलिए उन्होंने मारखोर जो है वो बनाया है अपने आर्ट के थ्रू। पाकिस्तान के जो मेहनती लोग हैं उसको इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। जी।